बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। लिखो यार। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए थोड़ा विचित्र सा दिन है आज। अगर आप देखें तो निफ्टी ग्रीन में है, लेकिन तो बहुत बड़ी एक वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी सुबह काफ़ी नीचे था, लेकिन अब ग्रीन में आ गया कंफर्टेबली। मिड कैप और स्मॉल कैप सुबह काफ़ी नीचे थे, अब अच्छी रिकवरी आ गई है यहाँ पर। निफ्टी IT अभी भी अंडर प्रेशर है। लगातार बात हुई है कि निफ्टी IT में थोड़ा सा प्रेशर है, 1.5% नीचे करीब निफ्टी IT ट्रेड कर रहा है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। श्रेया वेरू, गुड आफ्टरनून। और शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लगातार 3 दिनों की तेजी के बाद बाजार में ऊपरी स्तरों से दिखा दबाव। निफ्टी करीब 100 पॉइंट फिसल कर 25,950 के पास। TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस और ITC ने बनाया दबाव। मिड कैप और स्मॉल कैप में निचले स्तरों से रिकवरी। अच्छे नतीजों के बाद आज के बिग स्टॉक्स और आयशर में बुलेट रफ्तार। करीब 6% दौड़कर बना निफ्टी का टॉप गेनर। तीसरी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में करीब 21%, तो वहीं रेवेन्यू में करीब 23% का रहा उछाल। साथ ही दूसरे ऑटो शेयरों में भी आज पकड़ी रफ्तार। इंडेक्स करीब 1.5% मजबूत। तीसरी तिमाही में अच्छे रहे M&M के नतीजे। मुनाफा 33% और रेवेन्यू 26% बढ़ा। इधर अशोक लेलैंड की आय में 22% का उछाल, मार्जिन अनुमान से ज़्यादा, लेकिन लेबर कोड की वजह से मुनाफे पर दिखा दबाव। अनुमान के आसपास रहे डीवीज लैब्स के नतीजे। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। डिस्काउंट पर ऑफिस से टूटा BHEL, शेयर 6% गिरकर वार्ता के टॉप लूजर्स में हुआ शुमार। उधर स्पॉटलाइट इंडस टावर्स में 2% की मजबूती, पहुंचा नए शिखर पर। IT शेयरों में आज सबसे ज़्यादा गिरावट, 1.25% से ज़्यादा फिसला इंडेक्स। कैपिटल मार्केट, डिफेंस और कैपिटल गुड्स पे फिसले। वहीं फार्मा और सरकारी बैंकों में अच्छी तेजी, 3% की तेजी के साथ नए शिखर पर पहुंचा SBI। अच्छे नतीजों के बाद अपोलो हॉस्पिटल्स की सेहत हुई दुरुस्त। शेयर करीब 5% चढ़कर निफ्टी का दूसरा टॉप गेनर बना। वहीं ब्रिटानिया भी 3% ज़्यादा मजबूत। उधर रिजल्ट्स के बाद टोरेंट पावर करीब 6% फिसला। और नतीजों के लिहाज से कल बड़ा दिन। निफ्टी की 4 कंपनियां हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंडाल्को, कोल इंडिया और ONGC पेश करेंगे नतीजे। यूनिलीवर की आय, एबिडा मार्जिन फ्लैट रहने की उम्मीद, 1.5 से 2% वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान। साथ ही लुपिन, भारत फोर्ज, बायोकॉन समेत वायदा की 9 कंपनियों के नंबर का रहेगा इंतजार। चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे और बहुत कुछ है आज डिस्कस करने को, और लेट्स वेट एंड वॉच। देखिए आज का हाई और लो देखिए आप, 25,900 का लो है और 26,000 का मोटा मोटी हाई है। तो एक तरीके से आप मान के चलिए कि निफ्टी आज एक 100 पॉइंट की रेंज में रहा है। 100 पॉइंट की रेंज एक बहुत ही मतलब एक सैंडविच सेशन बहुत कम रेंज है, मतलब 0.5% की भी रेंज नहीं हुई है निफ्टी पर, जिस तरीके का आज मार्केट है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, हायर हाई और हायर लो आज भी बना है, भले ही बहुत ज़्यादा मार्जिन से ना सही। अब तक एटलीस्ट अगर कल का लो ना टूटे तो 25,870 पर था, जो पूरे दिन निफ्टी एक रेंज में फंसा रहा। बैंक निफ्टी का एक बार इंटरडे दिखाइएगा, और बैंक निफ्टी के आज के मूव ने एक कंफर्ट दिया है, क्योंकि सुबह हम बात भी कर रहे थे कि 60,400 आपका ट्रेलिंग स्टॉप होगा, और 60,400 तक के डिप में कोई दिक्कत नहीं है, शायद वो बाइंग अपॉर्चुनिटी हो। और 2 दिन से अब ऐसा हो रहा है कि 60,400, 450 से बैंक निफ्टी घूम रहा है। तो बैंक निफ्टी ने फिर एक क्रूशल लेवल बचाया, ये इंपॉर्टेंट था। मिड कैप और स्मॉल कैप में आज एक्चुअली अच्छी रिकवरी। हमारी हेडलाइन में भले हमने कहा कि मिड कैप स्मॉल कैप फिसले, लेकिन अगर आप लो से देखेंगे तो शानदार रिकवरी एक्चुअली मिड कैप और स्मॉल कैप में। मार्केट ब्रेथ भी अगर आप देखेंगे तो एक समय पे जो मार्केट ब्रेथ काफ़ी ख़राब हो गई थी, अभी भी ख़राब है लेकिन उतनी ख़राब नहीं है, थोड़ी सी रिकवरी वहाँ पर भी आई है। और साफ तौर पर अर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। इसके मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दूँ। इंटरडे चार्ट्स लेकर आइए 2-3। अशोक लेलैंड तो खैर अब रिएक्ट कर रहा है, लेकिन आयशर मोटर्स, अशोक लेलैंड ऑब्वियसली क्योंकि बहुत चल चुका था और नंबर थोड़े से हल्के से फीके निकले। आयशर मोटर्स देखिए 6% ऊपर है। SBI देखिए किस तरीके के मूव्स आज भी दिखा रहा है, और लगातार बात हुई है करीब आज भी मैसिव वॉल्यूम्स है। तो वो जहाँ पर नंबर्स अच्छे हैं वहाँ पर क्लियरली अभी भी मजबूती है। राइट, जहाँ पे अर्निंग्स और नंबर्स अच्छे नज़र आ रहे हैं वहाँ पे मजबूती देखने को मिल रही है, और वैसे ही स्टॉक रिएक्ट कर रहा है।
क्लियरली जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे सर, पीएसयू बैंक इंडेक्स में देख रहे थे 1% तेज़ है, एसबीआई ने उसको लीड किया है और मार्केट में छोटी रेंज के साथ ही लेकिन उतार चढ़ाव तो देखने को मिला। अब यहाँ से क्या अभी भी लॉन्ग रहने की सलाह होगी सर? अगर हाँ तो कौन से लेवल्स अब इम्पोर्टेंट लग रहे हैं? क्लोजिंग के लिए कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है और क्या करना चाहिए ऐसे मार्केट में? हाँ देखिए श्रेया, लॉन्ग रहे जब तक स्टॉप लॉस ना निकाले। मैं सच बताऊं तो कोई व्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। जब स्टॉप लॉस लगेगा तब लगेगा। आज भी अगर आप देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने बाय जोन को रिस्पेक्ट करा है। हाँ ये ज़रूर है कि निफ्टी ने बहुत ज़्यादा आपको ट्रैक्शन नहीं दिया, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा ट्रैक्शन दिया। आज हमने सुबह क्या बात की थी कि 60-400 जब तक है तब तक बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और वहाँ पर आप बाइंग करें। 60-800 से 61,000 में आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। तो आज बैंक निफ्टी ने ट्रेड अच्छी दी आपको, निफ्टी ने अब तक ट्रेड नहीं दी है, लेकिन दोनों ने बाइंग जोन का रिस्पेक्ट किया और स्टॉप लॉस का रिस्पेक्ट किया। निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस था 25,850 का, बैंक निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस था 60,400 का। और देखिए हमारे जो हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं ना, वो रीजनेबल होते हैं। ये नहीं कि जो लगेंगे ही नहीं कभी, मतलब आप 25,550 बोल दें और बैंक निफ्टी पे 60-200 बोल दें, कोई ट्रेडर ले सकता है उस तरीके का स्टॉप लॉस, वो नहीं। रीजनेबल स्टॉप लॉस वो भी नहीं लगे और वहाँ से मार्केट ने आपको अच्छे मूव्स दिए हैं। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पर आपको अच्छे मौके हैं। और स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट में अगर आप देखें आज इस तरीके की मिड कैप में रिकवरी है, वो एक कॉन्फिडेंस देगी आपको। मैं कुछ देर में वीरू के साथ जब बात करूंगा तो डिटेल में एसबीआई पे बात करूंगा, लेकिन सिर्फ आज का आप एक बार वॉल्यूम नंबर देखिए वापस, ये क्या बता रहा है आपको, है ना। और एक चीज़ आपको बताऊं मज़े की, एसबीआई का इंटरडे दिखा दीजिए प्लीज़। इवन अगर आपने परसों वो गैप अप के बाद भी आपने कॉल्स ली हैं एसबीआई की, वो वहाँ से 6 गुना हुई हैं, 6 गुना। मैं 1200 की कॉल फॉर एग्जांपल आज 3 की 12 हो गई है और उस दिन मतलब गैप अप के बाद भी, और मतलब अगर आपने एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे भी लिया उस दिन, उसके बाद भी इस तरीके के मूव्स आए हैं यहाँ पर। तो अगर नंबर अच्छे हैं तो ये मार्केट आपको लगातार रिवॉर्ड कर रहा है। ये चीज़ लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है। आज क्यों आयशर मोटर्स इस तरीके से भागा है जिस तरीके से ये आज भागा, क्योंकि नंबर्स में कुछ नेक्स्ट लेवल दिख रहा है मार्केट को। प्लस जो वो कह रहे हैं कि करीब 1,000 करोड़ खर्च करेंगे कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए और 20 लाख बाइक तक पहुंच जाएंगे। रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक आपको 3 महीने से कम की वेटिंग में नहीं मिलती है, तो इसका मतलब अगर वो 20 लाख बाइकें बना रहे हैं तो 20 लाख बाइकें भी बिकेंगी उनकी। तो सोचिए किस तरीके की अर्निंग्स एक्सप्लोजन आ सकती है। और सच बताऊँ ना मैं, अब हम एक नई बुल मार्केट की शुरुआत कर रहे हैं। हो सकता है कि जैसे कहते हैं ना कि मार्केट विल थ्रो एग्स एट यू, वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो पिछले 10-15 दिन का जो अर्निंग सीजन रहा है ना, उसने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया है। क्यों मैं अपना एकदम से व्यू मैंने अपना बदला है, क्योंकि एक मार्केट को मिसिंग पीस था ना, वो मिला है मार्केट को। लास्ट के 7-8 दिन के जो अर्निंग्स हैं, उससे जिस तरीके की मार्केट में रिकवरी आई है, वो अपने आप में मेरे लिए एक बहुत शानदार चीज़ है। बीरू के पास चलते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या है वो जान लेते हैं। बीरू बताइए। जी अनुज, 3 स्टॉक्स पिक करे हैं मैंने जहां पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है और मोस्ट स्पेशली रिवॉर्ड बेहतर नजर आ रहा है। एक बार स्क्रीन पे लिखा आइएगा पहला एक स्टॉक दैट्स आई थिंक सीडीएमओ प्लेयर एंड फार्मास लॉरस लैब। 1006 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई पे ट्रेड कर रहा है, बट दैट डे हाई बहुत क्रिटिकल है। ये इसका लास्ट जो एवरेज है दैट्स कॉल्ड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये उसको ऑलमोस्ट टच करता हुआ एक शॉर्ट कवरिंग के फेज के बाद इसने 0.68% का ओआई बिल्डअप दिखा है, करीब 1.25 लाख का बिल्डअप हुआ। याद रखिएगा 1006 यही प्राइस इसका थ्रेशोल्ड पॉइंट है। अगर ये निकला तो मेरे ख्याल से एक स्पाइक प्रिपेयर करेगा अपने आप को, और जो ट्रैजेक्टरी मेरे जहन में है दैट्स आई थिंक 1039 1040, जहां पे एक ब्रेकडाउन है 21 जनवरी का। पहला स्टॉक का। दूसरा रखूंगा टीवीएस मोटर ऑटो जायंट्स में एंड टूरिस्ट स्पेस में। टीवीएस मोटर्स स्कीम पे लेके आइएगा 3% ऊपर है, बट एक क्लियर कट चांसेस हैं कि अब ये इस रेंज को और जनवरी फर्स्ट वीक के स्विंग हाई को काटने को तैयार है। बिल्डअप यहाँ पर भी 1.31% है, बट लोअर स्ट्राइक्स में पुट राइटिंग इंडिकेट करती हुई कि ये स्टॉक जो है किसी अगली ट्रैजेक्टरी में जंप करने को तैयार है। दूसरा ये, और एक रखूंगा मेरे ख्याल से मैं पिछले 3-4 दिन से काफ़ी बात कर भी रहा था इस मंच पे अबाउट हॉस्पिटल स्टॉक्स, और अपोलो के नंबर्स ने वो थ्रस्ट, वो स्विंग, वो कन्विक्शन इस पूरे सेक्टर को, स्पेस को प्रोवाइड किया। फोर्टिस आपकी स्क्रीन पे आएगा। फोर्टिस ट्रेड करता हुआ करीब 3.5% ऊपर, और आज इसने भी सारे एवरेजेस के ऊपर टेस्ट ट्रेड करना शुरू कर दिया। यानी फाइनली जो रिवर्सल मिला था हमको फरवरी फर्स्ट वीक में फ्रॉम 200 डिमा, वो इस बार स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो गया। लुक एट ओआई बिल्डअप 3% ऊपर। तो टेक्निकल, डेरिवेटिव्स और दूसरा सेक्टोरियल टेलविंड, ये तीनों इस स्टॉक के साथ है। पर अनुज,
मेरे ख्याल से मैं जब SBI को देखता हूँ ना, तो मुझे उस दिन का दिन याद आ रहा है और वो बात भी याद आ रही है, स्टिल चेज दिस स्टॉक, है ना। वहाँ से जैसे कि आप कह भी रहे थे कुछ देर पहले, 6 गुना हो गई ये कॉल्स। SBI मैसेज क्या है, मतलब SBI इटसेल्फ इन आइसोलेशन। और दूसरी बात ये है कि भले ही इंडेक्स रेंज में हो, पर बाजार ने ये जाहिर कर दिया है कि जहाँ कन्विक्शन का, अर्निंग्स का कन्विक्शन है, लेट्स गो देयर, है ना। देखिए वीरू, उस दिन जो हमने एक व्यू लिया था कि गैप अप के बाद भी लीजिए, 1120 का गैप अप हुआ। और मैं सच बात बताऊं ना, ये जो मेरे फॉलोअर्स हैं और जो मेरे ऊपर भरोसा रखते हैं, मैं उनके लिए बात कह रहा हूँ। क्योंकि देखिए कई लोग होते हैं जो हमारे ऊपर ब्लाइंड भरोसा करते हैं, जो हमने कह दिया वो करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग ऑब्वियसली हमें ट्रोल करते हैं, तो दोनों तरीके के लोग होते हैं। लेकिन जो लोग ब्लाइंड भरोसा रखते हैं ना, उनको मैं एक चीज़ आज स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ। बात ये इसलिए नहीं कि हमारी SBI की कॉल चली इसके लिए, बात ये है कि मार्केट में आप कई बार लोग निराश हो जाते हैं कि यार, अब जैसे आयशर है कि काश यार हमने कल कॉल ले ली होती इसकी। वो गैम्बलिंग है, वो आप नहीं कर पाएंगे। हालांकि SBI के केस में हमने एक व्यू लिया था कि SBI के नंबर अच्छी आने चाहिए, स्क्रीन बता रही थी। लेकिन अगर आपने उसके बाद भी नहीं लिया, मार्केट आपको उसके बाद भी मौका देती है अच्छे से ट्रेड करने के लिए। SBI में परसों की जो रैली थी वो अर्निंग्स के बाद का एक क्लियर कट मूव था। उसके बाद कल उसमें कंसोलिडेशन आ गया। वो होता है एक दिन जब 8% 6-7% हाथी मूव कर जाए, उसके बाद एक दिन का कंसोलिडेशन। लेकिन अगर आप देखें तो आज उसमें उल्टा ज़्यादा पैसा बना है। और अब जो SBI की रैली है वो वैल्यूएशन की री रेटिंग वाली रैली है। उस दिन हमने क्या बात की थी कि हम 1800 का व्यू ले रहे हैं SBI पर साल के एंड तक, और मैं उस पर इंटैक्ट हूँ। तो अगर 1120 पे भी खुला है, उसके बाद भी अगर आप उस तरीके का व्यू रख रहे हैं तो बड़ा पैसा बनेगा। और SBI एक ऐसा स्टॉक रहा है जिसने सबको पैसा बना के दिया है, ट्रेडर को, इन्वेस्टर को। सही माने ना, अगर आप मुझसे पूछें आज की डेट में इंडिया का, जैसे कहते हैं ना, आज की डेट में अगर इंडिया का नंबर 1 मैच विनर कौन है, अगर ये आपसे कोई पूछे तो शायद 2-3 साल पहले आप कहते कि विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा, उससे पहले सचिन तेंदुलकर। आज की डेट में कहना शायद टफ हो, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें मार्केट का आज की डेट में मैच विनर कौन है, तो सिर्फ और सिर्फ SBI। आप हिसाब लगा के देख लीजिए पिछले कितने सालों से जो चल रहा है। और एक चीज़ ये बहुत अनफेयर है कि SBI अभी भी इतने बड़े डिस्काउंट पे ट्रेड करता है वर्सेस HDFC बैंक। पिछले 3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड पे SBI को एक्चुअली HDFC बैंक के मुकाबले प्रीमियम पे ट्रेड करना चाहिए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उससे पहले के 20-25 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखें, चलिए ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन फिर भी यही रीज़न है कि हमने इतना अग्रेसिव व्यू लिया है SBI पर कि आप इस तरीके के मूव्स देखेंगे। और लगातार ये जो री रेटिंग है, ये री रेटिंग कंटिन्यू होती रहेगी। ये SBI पर मेरा अभी भी व्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं और श्रेया, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी, तो ये SBI की बात हो गई, लेकिन एक और काउंटर, एक बार केन्स टेक रखिएगा स्क्रीन पर। 4.5% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। और पिछले गुरुवार को नतीजों के बाद क्या एनालिसिस हुई थी केन्स टेक पर, पहले वो सुनते हैं। केन्स में तो एक्चुअली अगर आप देखें तो रिकवरी आ रही है केन्स टेक में। खुला नीचे 200 रुपये की रिकवरी आ चुकी है इसमें लोअर लेवल से। और इसलिए हम कह रहे थे कि एक बार कॉल का वेट करिए। अगर आप आज का केन्स का इंटरडे चार्ट देखेंगे तो टेक्निकली आज ये टेक्निकली रफ्तार का घोड़ा है। 9.5% भागा है ये इंटरडे में। ये EMS स्पेस एक साइन दे रही है कि वर्स्ट इज ओवर। केन्स पर सुबह क्लियर हो गया था जिस तरीके से वो स्टॉक मूव किया था कि नहीं, अब ये और गिरने को तैयार नहीं है। ऐसा क्या कह दिया आपने कॉल में कि स्टॉक में इतनी बड़ी रिकवरी आ गई? एंड ऑफ दिस ईयर OSAT और PC बोर्ड दोनों के फैक्ट्रीज रेडी होंगी और अगले साल उनमें से सिग्निफिकेंट रेवेन्यूज आएगा और एक साल के बाद उसमें से पॉजिटिव कैश फ्लो भी आएगा। कुछ शुक्रवार को हमने इसको शॉर्ट करने से मना किया था, आपको याद होगा, साफ मना किया गया था कि नहीं, शॉर्ट नहीं करना है। अब अगर आप देखें फ्राइडे के लो से हम 15% ऊपर है। सोचिए जिसने शॉर्ट किया वो क्या बुरा फंसा है यहाँ पर। केन्स इन पर्टिकुलर हमने फ्राइडे को सुबह व्यू लिया था और हमारे व्यूअर्स को हमने सचेत किया था कि नहीं प्लीज़ शॉर्ट मत करिए इसे। और इनफैक्ट एक कॉन्ट्रा व्यू लिया था। फ्राइडे के लो से अब केन्स करीब 15% ऊपर है। हमारी ना EMS स्पेस पर इस महीने पॉजिटिव कमेंट्री रही है। हमें एक सेंस हो गया था कि EMS शेयरों में अब यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली हो रही है। केन्स एक और एग्जांपल है। हमने फ्राइडे को कहा था इसको शॉर्ट मत करिएगा। फ्राइडे के लो से 15% ऊपर आया।
तो ज़रूर CNBC आवाज़ के साथ अगर आप बने रहे हैं तो फ़ायदे में रहे हैं। और केन्स टेक को लगातार ये बात हुई थी कि सर शॉर्ट नहीं करना है, और वो होता हुआ नजर आया। आप पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, सटीक एनालिसिस सटीक पड़ी आपकी। और अभी भी देखिए 4.5% अप है आज के सेशन में भी, जब मार्केट थोड़ा डामाडोल नज़र आ रहा है। अभी भी व्यू इंटैक्ट है? देखिए श्रेया, मैं सच बताऊँ ना, मैं ऑनेस्टली अपनी टीम को मैं अभी थोड़ा सा मना किया हुआ है कि ये सब चीज़ें हमको नहीं प्ले करनी चाहिए, बट आज उनका व्यू था कि नहीं, क्योंकि हमने एक इतना बड़ा बोल्ड व्यू लिया और इतना ज़्यादा उसमें मूव आ गया, तो हमको उसको ऑन करना चाहिए इसके लिए। वरना कई बार हमारे व्यूज़ सही पड़ते हैं, कई बार हमारे व्यूज़ गलत पड़ते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और दूँ। आज का आप HEG का चार्ट देखिए, इंट्राडे का, और ये मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि जो एक होता है कि सिर्फ आपने रिजल्ट देख के पॉजिटिव व्यू ले लिया, रिजल्ट देख के नेगेटिव व्यू ले लिया ना, वो कई पर्सनैलिटी होती है स्टॉक्स की। कमोडिटी स्टॉक्स हैं। अब जैसे कल नवीन फ्लोरिन खुला कहाँ बंद कहाँ हुआ, आज HEG खुला कहाँ बंद कहाँ हुआ। केन्स में ऑलरेडी पोजीशनिंग इतनी बेरिश थी, इसके लिए वो उसमें रैली आ गई। प्लस EMS स्पेस 50% गिर चुकी थी, और बजट के बाद, ट्रेड डील के बाद लगने लगा कि अब उसमें वापस रैली आ रही है, तो इस वजह से वो थोड़े से मूव आ गए। खैर श्रेया, मैं इंडेक्स के लेवल और स्टॉक्स डिस्कस करना भूल गया था, वो बता देता हूँ। निफ्टी पर हमारा सपोर्ट रहेगा करीब 25,850 से 25,900 पर, और रेजिस्टेंस रहेगी यहाँ पर 26,000 से 26,050। बैंक निफ्टी पर सपोर्ट है 60,400 से 60,500 पर, और रेजिस्टेंस है 60,800 से 61,000 पर। चलिए अब आते हैं कुछ स्टॉक्स पर। रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स, इनकी बात हो जाए। सबसे पहले आज रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में हम ले रहे हैं आयशर मोटर्स। आयशर मोटर्स नतीजों के बाद आज का बुलेट बना, लिटरली, जहाँ बुलेट के नाम से इनकी बाइक्स जानी जाती हैं ना, रॉयल एनफील्ड बुलेट। और US ट्रेड डील वाली गिरावट में शॉर्ट करने से मना किया था हमने इसमें, और ये साफ साफ व्यू लिया था कि ये खरीदारी का मौका है। ऑनेस्टली हमें नहीं पता था कि उस समय के नंबर्स ऐसे आएंगे, बट वो एक मौका था अपने आप में। जिन्होंने उसने शॉर्ट किया वो फंसे। केन्स टेक ऑब्वियसली हमारे एनालिसिस के बाद से हमने 15 से 20% की रैली देखी है, और शॉर्ट करने वाले यहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके से फंसे हैं। और इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स, ये तीसरा स्टॉक है अच्छे नतीजों के बाद, और उसमें उनके प्रेजेंटेशन के बाद ये आज स्टॉक दौड़ा है। अब आते हैं आज के फिसड्डी स्टॉक्स पर। फिसड्डी स्टॉक्स में सबसे ऊपर है HEG। जी हाँ, आज खुलते ही टॉप बना है इसमें, जहाँ खुला वहीं टॉप। ये देखिए, क्या आप देख रहे हैं किस तरीके से, सोचिए इसमें किसने पैसा बनाया होगा किसी ने पैसा इसमें, और जिन्होंने लिया वो बुरे फंसे। और कमोडिटी शेयर्स में ये अक्सर होता है, कई बार अच्छी अर्निंग्स में टॉप बनता है और ख़राब अर्निंग्स में बॉटम बनता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ इसका लॉन्ग टर्म टॉप बन गया, लेकिन एटलीस्ट 1-2 दिन के लिए इस तरीके का मूव पॉसिबल है यहाँ पर। टॉरेंट पावर कंपनी के इंटरनल नतीजे कमज़ोर हैं, और एक रेगुलेटरी ऑर्डर की वजह से उन्हें एक 300 करोड़ का वन ऑफ फ़ायदा हो गया इस वजह से। और फाइनली BHEL ट्रिगर आ गया आज OFS का। वैसे ना भी आता तो भी हम तो नेगेटिव रहे हैं BHEL पर, 300 से नेगेटिव व्यू रहा है हमारा, और व्यू अभी तक तो चेंज किया नहीं है उस पर, और लगातार नेगेटिव व्यू रहा है इस पर। चलिए श्रेया, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, फटाफट से ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेकर आते हैं स्क्रीन पर। वही सारे स्टॉक्स आपको दिखेंगे, जैसे कि शुरुआत तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट अभी भी इन ग्रीन है। आयशर मोटर्स देखिए 6% नतीजों के बाद भागा। अपोलो हॉस्पिटल, इम्पैक्ट स्ट्रीट ने किया रिवॉर्ड 5%, मैक्स हेल्थ केयर 3%। आज हेल्थ केयर स्पेस में बाइंग है। और SBI देखिए नए शिखर पर 3.5% की तेजी के साथ आफ्टर रिजल्ट बूम है ये स्टॉक। इसके अलावा वायदा बाजार से अगर आप देखिए, केन्स टेक अभी चर्चा हो रही थी, 5% की तेजी। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, PI इंडस्ट्रीज देखिए 3.5%, 4% भागा। फेडरल बैंक में भी खरीदारी आज के सेशन में होती हुई नजर आई है 3% के करीब। लेकिन बैकफुट पर आज कोल इंडिया दिखेगा आपको, 2% ज़्यादा की गिरावट। पूरा IT स्पेस कमज़ोर है, तो TCS, HCL टेक यहाँ पे गिरता हुआ 2% के करीब। और ONGC भी देखिए 1% ज़्यादा की गिरावट फिलहाल ये झेल रहा है काउंटर। टॉरेंट पावर रिजल्ट्स कमज़ोर, इंटरनल्स कमज़ोर। स्ट्रीट ने किया है पनिश 5% नीचे। BHEL भी देखिए 6% नीचे। प्रीमियम एनर्जीज और साथ ही MCX पर भी डेंट पड़ता हुआ आज के सेशन में नजर आया। लेकिन इस कार्यक्रम में होगा क्या, शो फ्लो समझाते हैं आपको। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ हैं जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, अरुण कुमार मंत्री, विकास सालुंखे और आशीष कयाल जी से। 2:15 पर ऑटो शेयरों में टॉप गियर क्यों लगा हुआ है बताएंगे सुदर्शन कुमार। 2:30 बजे आशीष चतुर्वेदी बताएंगे आपको टॉरेंट पावर क्यों फिसला, तो अपोलो हॉस्पिटल का शेयर क्यों भागा है। 2:45 पर HUL के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगी नुपुर।
साथ ही हिंडाल्को और भारत फोर्ज का प्रीव्यू करेंगे आशीष चतुर्वेदी, और ल्यूपिन के नतीजों का अनुमान बताएंगे कंचन नौटियाल। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे इन्वेस्ट PMS के पार्टनर और रिसर्च हेड अनिरुद्ध गर्ग। 3:10 पर जिससे समझेंगे बाजार की रणनीति, साथ ही 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। ओके चलिए एक और स्टॉक देख लेते हैं एक बार, इससे पहले गेस्ट पर आएँ। एक बार जरा आप लेकर आइए फेडरल बैंक का चार्ट। और अगेन मैं आपको फिर एक चीज़ क्यों बता रहा हूँ, जहाँ पर भी मार्केट में अच्छी अर्निंग्स आई है ना, वहाँ पर आपको अप्रोच ये रखनी है कि जिस दिन डिप मिल जाए उस दिन मुझे बाइंग करनी है। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, आयशर आज भाग गया, बहुत भाग गया, हो सकता है कल या परसों में एक आपको डिप दे दे, वो मौका होगा। SBI कल मार्केट ने मौका दे दिया SBI में री एंट्री करने का, अगर आपने कल वो मिस कर दिया तो अब आप वेट करें अगले दिन की डिप का, और उस दिन डिप में फिर ना सोचें कि मैं पुट में पैसा बना लूँ, फिर पैसा बनेगा लॉन्ग साइड पर ही, इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए हमारे पैनल के पास चलते हैं और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। मानस जी आपसे शुरुआत कर रहे हैं, बताइए क्या ट्रेड ले रहे हैं। तो देखिए अनुज जी, लॉरेंस लैब पे खरीदारी करने की राय रहेगी। लॉरेंस लैब में देखें तो आज स्टॉक ने अपने 10 30 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिल रहे हैं और स्टॉक तैयार है एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देने के लिए। करंट लेवल्स पे लॉरेंस लैब में खरीदारी करने की राय रहेगी। 984 का स्टॉप लॉस लगाना है और 1045 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। 1000 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 27-28 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 19.90 के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करेंगे और 45 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके लॉरेंस लैब अभी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, बड़े स्ट्रॉन्ग स्टैट्स हैं और मेरे ख्याल से मानस की रीडिंग भी वही है। राजेश सतपुते जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए मेरी नजर फार्मा पे ही है, ग्लेनमार्क फार्मा ही मेरा टॉपिक होगा। 2000 के आसपास कॉल राइटर थे, वहां पे थोड़ा शॉर्ट स्क्वीज हो रहा है। 2014-2015 ये फ्यूचर में प्राइस है, और जिस तरह से ये शॉर्ट कवरिंग हो रही है मुझे लगता है करीबन 2050 तक का मूव ग्लेनमार्क में ड्यू है। सो 2000 के ऊपर का बाय रहेगा। स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का यानी 1990, ये स्टॉप लॉस होगा ग्लेनमार्क फार्मा फ्यूचर। ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पे खरीदारी की राय राजेश सातपुते जी की तरफ से। अरुण जी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी। श्रेया जी अगेन हेल्थ केयर सेक्टर के साथ ही जाना चाहूंगा। मैक्स हेल्थ केयर में एक क्लियर ब्रेकआउट है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे नजर आ रहा है। उसका कंफर्मेशन 1050 के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसको बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 1039 के आसपास लगाएं, 1084 तक के इनिशियल टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। ओवरऑल हेल्थ केयर सेक्टर में ही मुझे लग रहा है ब्रेकआउट है, तो हो सकता है उसको मैक्स हेल्थ अब लीड करता हुआ नजर आए, तो इसको एज अ पोजिशनल ट्रेड लेके चल सकते हैं। आशीष जी आप बताइए क्या पिक कर रहे हैं। देखिए मेरे रडार पर यहाँ पर एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी है। बहुत समय के बाद में स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम बनाया है और ओवरऑल आईटी स्पेस में दबाव बना है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा रिवर्सल देखने जा रहा है। 20 DMA के ऊपर क्रॉस किया है स्टॉक ने और वहां पर सस्टेन भी कर रहा है, पॉजिटिव क्रॉसओवर भी है, तो यहाँ लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 2530 का और टारगेट है 2750 लेवल्स के। ओके एंड्योरेंस टेक 2614 पे आपका बाय कॉल है। विकास जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो ओवरऑल मार्केट का सेटअप मुझे पॉजिटिव लग रहा है और उसमें मुझे लगता है कि फार्मा में बायोकॉन यहाँ पे मुझे स्ट्रांग लग रहा है। 372 के ऊपर ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। नीचे में 200 DMA का इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है, जो अराउंड 366 के आसपास देखने मिल रहा है। तो 366 के स्टॉप लॉस से बायोकॉन को बाय किया जा सकता है। 390 के टारगेट मुझे लगता है यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं। बायोकॉन में खरीदारी की राय विकास जी की तरफ से। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं और सभी बाय साइड की ट्रेड आई है। एक रिकैप आपके लिए फटाफट से लेकर आ जाते हैं। मानस जी ने लॉरेंस लैब चुना है, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। 1045 के टारगेट है, 984 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और ऑप्शंस में भी उन्होंने बाइंग करने की सलाह रखी। एक बार उसका भी टारगेट और स्टॉप लॉस रखिएगा स्क्रीन पर। और 1000 के कॉल ऑप्शन लेना है आपको, 45 का टारगेट है, 19.90 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। राजेश सातपुते जी कह रहे हैं कि ग्लेनमार्क फार्मा में पैसे बन सकते हैं। डेज हाई पर ये स्टॉक कर रहा है कारोबार। 2050 के टारगेट उनकी तरफ से, 990 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अरुण जी कह रहे हैं कि मैक्स हेल्थ केयर में दम नजर आ रहा है, तो मैक्स हेल्थ केयर रहेगा फोकस में। 1084 और 1000
39 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आशीष कयाल जी ने भी बाई साइड अपनी ट्रेड दी है एंड्योरेंस के ऊपर, 2750 के टारगेट, 2530 का स्टॉप लॉस। और विकास जी ने अभी बायोकॉन चुना खरीदारी के लिए। अच्छा लगा इनको ये काउंटर और टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर होंगे। लेकिन इस मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो, ये गौरांग जी से समझ लेते हैं। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी, आपका सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे आपके सामने श्रेया जी, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से, इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो आज विकल्प ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र से है। शायद हमने पहले भी इस कंपनी के बारे में हमारे चैनल सीएनबीसी आवाज पर चर्चा की होगी और निवेश की राय दी होगी, लेकिन जो भी बजट में उभर करके आया और मैनेजमेंट ने जिस तरीके से टिप्पणी करी है, हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की। हालांकि स्टॉक ने ज्यादा कुछ योगदान दिया नहीं है, लेकिन जिस तरीके से रुझान आने वाले भविष्य में लग रहा है, इस स्तर से खरीदारी का मौका बनता है। पूरी ताकत लगा करके खरीदारी मत कीजिए, शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाएं। ये भी कहना अनिवार्य होगा कि 350-340 के नीचे जाना मुझे लग रहा है कि बहुत सीमित है, यानी कि जोखिम बहुत कम है। और अगर लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो आपके निवेश के ऊपर मुनाफा मिलने की संभावना लगती है। अनुमानित लक्ष्यांक मैं आपको बताता हूं, करीबन 465 के आसपास। के 465 के अनुमानित लक्ष्य गौरांग जी के। चलिए अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल स्पेस की। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.5% ऊपर है और नंबर शानदार आए हैं कंपनियों के। इवन अशोक लेलैंड के भी ऑपरेशनल नंबर्स अच्छे हैं, वो स्टॉक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देख रहा है इस समय। लेकिन सुदर्शन के पास चलते हैं और जानते हैं जो रीसेंट अर्निंग्स है उनके अपडेट। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। तो 3 कंपनीज के बारे में बात करूंगा। पहला महिंद्रा एंड महिंद्रा, 1 घंटे पहले कंपनी ने Q3 FY26 के अर्निंग्स रिलीज किए। और जहां तक ऑटो कंपनीज की बात होती है, 2 जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होते हैं वो होते हैं वॉल्यूम्स और मार्जिन। तो वॉल्यूम्स अगर जो ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री में किसी का भी आप उठा लें तो Q3 FY26 में वॉल्यूम्स बहुत ही अच्छा रहा है। और अगर जो M&M का स्पेसिफिकली बात करें, दोनों ऑटो सेगमेंट और ट्रैक्टर सेगमेंट ने अच्छा वॉल्यूम किया। दोनों में 23% YOY का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। उसके कारण रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। और रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज होने के बावजूद जो इन्होंने मार्जिन दिया 14.7%, वो ऑलमोस्ट इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। और ऑन द कंसोलिडेटेड बेसिस ये फर्स्ट क्वार्टर है जब कंपनी का रेवेन्यू 50,000 करोड़ से ऊपर गया है। तो अगर जो प्रॉफिट की बात करें, Q3 में 33% का बढ़त देखने को मिला है, रेवेन्यू में भी 26% का बढ़त देखने को मिला, एबिटा में 27% का बढ़त देखने को मिला और मार्जिन 14.7% वर्सेज 14.6% YOY अगर जो आप कंपेयर करेंगे। और अब आते हैं मोटर्स का। आपको याद होगा 2 साल पहले जब कंपटीशन की बात हो रही थी, जब बजाज ऑटो ने एग्रीमेंट किया था, हीरो ने एग्रीमेंट किया था और सब उसके कारण कंसर्न हुआ था मार्जिन पे। तो आयशर मोटर्स ने अपना थीसिस चेंज किया था। उन्होंने बोला था कि अब उनका फोकस जो होगा वो ग्रोथ होगा और मार्जिन है। तो उसका मार्जिन पे कंसर्न था। तो लास्ट क्वार्टर तक ये चल रहा था कि क्या इसका बेस होगा मार्जिन का, कब कंपनी फिर से 25% मार्जिन करेगी। Q3 FY26 में मार्जिन आया है 25.5%, जो कि 5 क्वार्टर हाई है। और बहुत क्वार्टर्स के बाद ऐसा देखा गया कि एबिटा ग्रोथ जो वो आउट परफॉर्म किया दोनों वॉल्यूम और रेवेन्यू ग्रोथ में। तो और वॉल्यूम्स का कभी भी आयशर मोटर्स के साथ कंसर्न रहा ही नहीं है। तो हेल्दी वॉल्यूम्स के कारण अगर जो आप रेवेन्यू देखेंगे वहाँ पे 23% का बढ़त देखने को मिला, एबिटा में 30% का बढ़त देखने को मिला और मार्जिन आया है 25.5% वर्सेज 24.2%। जब मैं वॉल्यूम की बात कर रहा था तो अगर जो रॉयल एनफील्ड वॉल्यूम की बात करें तो वहाँ पे 21% का बढ़त देखने को मिला है और सीवी वॉल्यूम्स में भी 24% का बढ़त देखने को मिला। अगर मिड साइज मोटरसाइकिल सेगमेंट की बात करें तो उनका एग्जिट मार्केट शेयर जो Q3 FY26 में था ऑलमोस्ट 89% था और वहाँ पे भी वो मार्केट शेयर गेन किए हैं। ट्रेंड की बात करें तो वो बोल रहे हैं कि Q4 में भी ट्रेंड स्ट्रांग रहेगा और FY27 में जो इंडस्ट्री का वॉल्यूम ग्रोथ रहने का आसार है वो हाई सिंगल डिजिट। अब आता हूं लास्ट में अशोक ले जो कुछ एक मिनट्स पहले रिजल्ट रिलीज किया है। ऑपरेशनली रिजल्ट स्ट्रांग है और जस्ट अनुज आपको याद होगा कि Q2 का जब अर्निंग्स आया था तो आपने मुझे बताया था कि स्टॉक चलेगा।
मुझे लगा था कि हो सकता है हाई बेस के कारण स्टॉक में इंपैक्ट आएगा, लेकिन वहां से 140 लेवल से स्टॉक ऑलमोस्ट 50% चला है और Q3 का भी अर्निंग्स अच्छा है। अगर जो आप बात करें रेवेन्यू की, वहां पे 22% का बढ़त है, एबिटा 27% इंक्रीज हुआ है, मार्जिन हमारा एक्सपेक्टेशन था 13%, वहां पे भी 13.3% बढ़ा है और रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, उसके बावजूद भी ग्रॉस मार्जिन अगर जो वाई देखेंगे तो वहां पे भी इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट में लेबर कोड का इंपैक्ट था 308 करोड़ और इसका भी दूसरे कंपनीज के साथ साथ वॉल्यूम्स अशोक लेलैंड का भी 24% वाई इंक्रीज हुआ और 17% सिक्वेंशियल बेसिस हुआ। तो ओवरऑल अभी तक जितने भी ऑटो कंपनीज ने आज रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, सबके रिजल्ट्स या तो अनुमान के मुताबिक है या अनुमान से थोड़े बेहतर है। बिल्कुल, शुक्रिया सुदर्शन, और आपकी मेमोरी अच्छी है वैसे, क्योंकि मैं और सुदर्शन एक्चुअली सुदर्शन वीरू और श्रेया आपको शायद पता होगा, सुदर्शन को मैं इतने सालों से फॉलो कर रहा हूँ और सुदर्शन ने शुरुआत की थी टिकर टीम से और उसके बाद सुदर्शन आज की डेट में एक बहुत ही सीनियर पोजीशन पर हैं और ऑटो सेक्टर को इतना अच्छा ट्रैक करते हैं। तो उनके साथ मैं नॉर्मली बात करता रहता हूँ क्योंकि ऑटो सेक्टर थोड़ा सा है भी ऐसा कि थोड़ा बात करने में मज़ा आता है। तो पिछले क्वार्टर के बाद मैंने कहा था, आप सही बोल रहे सुदर्शन, कि ये नंबर बहुत स्ट्रांग है और रैली होगी, लेकिन हैंड ऑन हार्ट सच बताऊं, मुझे नहीं पता था कि 50% की रैली 3 महीने में आ जाएगी, लेकिन खैर ये मार्केट है। लेकिन अभी भी अगर आप मुझे कहें तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और कल की कॉल के बाद हो सकता है अगर वहाँ से भी गाइडेंस स्ट्रांग हो तो हु नोज़, इस मार्केट में मार्केट ग्रोथ को प्रीमियम दे रहा है। जहाँ ग्रोथ है मार्केट वहाँ पे पैसा डाल रहा है, क्योंकि बहुत कम कंपनियाँ जो ग्रोथ दिखा रही हैं और डबल डिजिट ग्रोथ 25-25, 30-30% वाली ग्रोथ कंपनियां गिनती की आपको मिल जाएंगी निफ्टी 500 में 15-20, तो उन पर तो मार्केट मेहरबान है ही। शुक्रिया सुदर्शन। एक काम करते हैं, ऑटो स्पेस पे ही रहते हैं, उसके बाद इस पूरे सेक्टर पर एक व्यू ले लेंगे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर सब्सिडी जारी रह सकती है, जो PM E-ड्राइव था स्पेसिफिकली, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। पूरी जानकारी रोहन से लेते हैं। रोहन, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी गुड आफ्टरनून। और दरअसल PM E-ड्राइव स्कीम पर सरकार ने पहली बार ये संकेत दिए हैं कि इसे आगे कंटिन्यू रखा जा सकता है। 10,900 करोड़ की ये स्कीम है और ये खास तौर पे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक ट्रक्स को इंसेंटिव्स देती है। इसमें से इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स में हमने टारगेट पहले ही अचीव कर लिया है, बसेस और ट्रक्स के लिए मियाद बढ़ाई जा चुकी है। लेकिन जो 2 व्हीलर इंडस्ट्री है वो काफी समय से मांग कर रही थी एक क्लैरिटी की, क्योंकि मार्च 2026 के बाद ये स्कीम खत्म होनी थी, तो क्या उन्हें आगे सब्सिडी मिलती रहेगी, इसकी मांग की गई थी। सियाम की तरफ से और जो बाकी एसोसिएशन हैं उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव दिया गया था। तो अब पहली बार जो हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से एक तरह का इंडिकेशन आया है कि उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिला है और जरूरत पड़ने पे वो इस इंसेंटिव को आगे बढ़ा सकते हैं, खासतौर पे 2 व्हीलर के लिए। और इसके अलावा जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि एक अलग स्कीम पे काम हो रहा है जो खासतौर पे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स पर काम करेगी और मौजूदा स्कीम जो कि 10,900 करोड़ की है उसका 20% उसका सब्सिडी होगी। हालांकि ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होगा और उसके बाद एक्सटेंड नहीं होगा। तो हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर HD कुमारस्वामी ने हमसे क्या कहा थोड़ी देर पहले, ये आइए सुनते हैं हम। An extension of PM E-ड्राइव scheme, the industry has been demanding for it. Let us see, some more requisition is there. Yes, sir. If it is required, we will continue. ओके, मीनवाइल एक बार अशोक लेलैंड वापस देखिए जरा। इंट्राडे में यहाँ पर अब रिकवरी शायद शुरू हुई है। गौरांग जी, क्या व्यू रहेगा अशोक लेलैंड पर? और एक मैसिव आउट परफॉर्मिंग स्टॉक और आज भी नंबर्स काफ़ी शानदार हैं एक्चुअली। अगर आप वो लेबर कोड का इम्पैक्ट हटा दें तो ऑपरेशनल नंबर्स तो बहुत ही शानदार हैं। क्या व्यू होगा स्टॉक पर? तो अनुज भाई, ऑटो क्षेत्र काफी पसंद आता है और ये जो दाम हम देख रहे हैं अशोक लेलैंड के 206 के, ये बोनस के बाद के हैं। एक पे एक बोनस आया था मेरे ख्याल से कुछ महीनों पहले, और अगर आप उसको गिनती में ले ले तो करीबन 410-412 का भाव। हालांकि ये भी कहना अनिवार्य होगा कि महीने दर महीने जो बिक्री के आंकड़े आए वाहनों के, उसमें कमर्शियल व्हीकल मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बेहतरीन रुझान और बेहतर आंकड़े लेकर के आए थे। अशोक लेलैंड ने कुछ टिप्पणियां भी करी है नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए, और ईवीज को लेकर के उनकी जो सब्सिडरी है वहां पर भी मेरे ख्याल से स्विच मोबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी काफी बड़ा योगदान दे रही है। अपने जीवन के सर्वोच्चम स्तर के आसपास स्टॉक है, लंबी अवधि के लिए निवेश है तो बने रहे, नहीं है तो मेरे ख्याल से इस तरह से शुरुआत करें और गिरावट पर जोड़ते जाए। नजरिया सिर्फ थोड़ा बहुत लंबा रखें आप। जी हम एक बहुत ही अच्छा और एक खूबसूरत डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ ऑटो पे, और ऑटो आज की सबसे स्ट्रॉन्ग कड़ी लेड बाय आयशर मोटर्स।
बट हमारे अपसाइड को किसने रोका आज? 26,000 की दहलीज जब हम पार करने वाले थे सुबह सुबह, इट वॉज निफ्टी आईटी एंड डाउन अबाउट 1.53%, 1.5% नीचे। याद रखिएगा निफ्टी आईटी अब 6 फरवरी के लो को तोड़ता हुआ। मेरी स्क्रीन पर जो डेरिवेटिव स्टैट्स हैं उसमें सबसे बड़ा शॉर्ट बिल्डअप आज। डायरेक्टर साहब जरा फ्यूचर्स रखिएगा स्क्रीन पे, नैस्डैक फ्यूचर्स। एक बार फ्यूचर्स दिखाइए जरा प्लीज डायरेक्टर साहब। अनुज, मेरे ख्याल से आज वो जो हमारे पास एक वो 26,000 के कॉल को जोन को बाइसेक्ट करने के लिए सब कुछ थी, मेरी रेसिपी थी कंप्लीट। अगर आप देखें ना, कहते हैं हमारे पास एसबीआई था, पीएसयू बैंक्स थे, हमारे पास ऑटो था, बट ये आईटी सिंगल हैंडेडली वो चांस हमसे ले गया। क्या लग क्या रहा है जिस प्रकार की शॉर्टिंग आईटी में उसको देखने के बाद अनुज? वीरू, आई थिंक आज सुबह भी हमने बात की थी कि अभी आईटी को अवॉइड करें। आई थिंक बहुत क्लियर इन नो अनसर्टेन टर्म्स मैंने स्पेसिफिकली वो लाइन जुड़वाई थी अपने आज की मार्केट कमेंट्री में कि अभी आईटी को आप अवॉइड करें। बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग आएगी वो अलग बात है, लेकिन ये एआई क्या कर सकता है मुझे नहीं पता। मैं आपको बताऊं, मैं पर्सनली एआई काफ़ी यूज़ करने लगा हूँ अब, और मैं ये बात क्लियर कह देता हूँ, जो लोग एआई का इस्तेमाल नहीं करेंगे वो पीछे रह जाएंगे। पीछे ही नहीं रह जाएंगे, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। फैक्ट है ये। मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल, आज की डेट में थोड़ा सा मैंने हंसी मजाक भी करने की कोशिश की। मैंने चैट जीपीटी को बोला कि हम सीएनबीसी आवाज़ पे नंबर 1 बने थे, तो एक अच्छा सा कैरिकेचर बना दीजिए हमारे लिए। उसने 10 सेकंड के अंदर इतना प्यारा कैरिकेचर बनाया। किसी मतलब सोचिए, अब मुझे किसी फ़ोटो एडिटर की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं पड़ा, उसने करके दे दिया मुझे। आज की डेट में हमारा एक इन हाउस टूल है एआई का, जिसमें मैं अपनी जो भी बात कहता हूँ, अगर मैं इंग्लिश में ग्राफिक्स भेजूँ उस 10 सेकंड के अंदर, उससे भी कम में वो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दे विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक, सब कुछ हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी ज़रूरत नहीं है। एडिटोरियल जजमेंट और एक उसकी हमेशा रहेगी, लेकिन पॉइंट ये है कि एआई काफ़ी चीज़ें चेंज कर रहा है। देखिए MIT में लगा भी दिया, खैर चलिए ठीक है। तो एआई ना काफ़ी चीज़ें चेंज कर रहा है, और मतलब ये जो सॉफ्टवेयर, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये एंथ्रोपिक का था उससे पहले, उसके बाद जो आया है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो करते हैं, जिसमें मैं भी एक बार, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बहुत पहले जब मैं 21 साल का था, 1 साल के लिए मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मेरा प्रोग्रामिंग में बहुत मन लगता था। मैंने उस समय मैंने अपने करियर की शुरुआत एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर की थी वैसे, और मैं मतलब उस समय का, और एक्चुअली मैं रीजनेबली अच्छा काम कर लेता था। लेकिन खैर वो उसके बाद MBA किया तो कहीं और चले गए, वो अपनी जगह। लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो कोडिंग करने में जो समय लगता है और जो हम बनाते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं, अगर एआई वही काम आपके लिए 10 मिनट में करके दे रहा है, तो ऑब्वियसली एआई की खुद की कॉस्ट काफ़ी हाई है, एक्सपोनेंशियल है। लेकिन वो एआई कंपनियाँ क्यों, उनके स्टॉक इस तरीके से चल रहे हैं, क्यों ट्रेडिशनल IT कंपनियों के स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं, क्लियरली एक वार्निंग साइन है सबके लिए। जी, वार्निंग साइन है। और एक बार मैं जिस अनुज का एक एडिटर स्टेक हुआ, स्टे अवे फ्रॉम IT, स्टे अवे, और 6 फरवरी के हमने लोग को तोड़ दिया। डायरेक्टर साहब एक बार पूरा IT रखिएगा, मैं आपको स्टैट्स देता हूँ कुछ यहाँ पे। मानस, अगर आपको शॉर्ट करना हो अभी भी, कोफोज मल्टी ईयर बेस वायलेट करता हुआ, मल्टी ईयर मतलब मेरे ख्याल से मई 25, उसके बाद आप देखिए HCL टेक्नोलॉजीज बिलो 200 EMA, इन्फोसिस बिलो 200 EMA, LTI Mindtree बिलो 200 EMA, एम्फेसिस बिलो 200 EMA। अब तो 200 EMA की बात आ रही है। अभी भी कहीं पुट और लॉन्ग, पुट और शॉर्ट का व्यू कहाँ पर है आपका IT में? देखिए, एक शॉर्ट का व्यू है परसिस्टेंट पे। परसिस्टेंट पहले से वीक था, लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बन रहे थे। आज स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। आई थिंक यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। अगर एक ट्रेड लेना हो शॉर्ट साइड पे, तो 58-51 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पे एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। आपके टारगेट 55-50 के आसपास के रहेंगे। ओके, परसिस्टेंट सिस्टम पे ये व्यू हो गया, और IT स्पेस पे हमने चर्चा कर ली। अब हमारे साथ चंदन जी भी जुड़ रहे हैं शो में। चंदन तापड़िया जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका भी इस कार्यक्रम में। बताइए इस वक्त की ट्रेड क्या होगी पहले तो? जी गुड आफ्टरनून, धन्यवाद। देखिए, मेरा फोकस रहेगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में हम यदि देखें IOC, BPCL और HPCL में, तो IOC में काफी शानदार सेटअप बना है। इनफैक्ट पिछले लगातार 7-8 दिनों से यहाँ पे हायर लोज का सीक्वेंस बन रहा है, लेवल ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, और पूरी इस थीम पे हमारा पॉजिटिव सेटअप है। डेली, वीकली और मंथली चार्ट पे एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। ऑप्शंस के डेटा के सेटअप पे देखें तो एट द मनी के पुट में राइटिंग हुई है,
पुट कॉल रेशियो जंप हुआ है, तो आईओसी पे खरीदारी की सलाह। 176 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह है, ऊपर में 188 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, कैश कॉल की शुरुआत कर लेते हैं। कैश कॉल्स लेंगे हम राजेश जी से, आशीष जी से और विकास जी से। तो राजेश जी बताइए आपकी कैश कॉल। देखिए अनुज जी, देखिए मेरा जो पिक रहेगा दैट इज सारेगामा इंडिया लिमिटेड। आप इसका डेली चार्ट देखिए, बेहतरीन चार्ट है। 50 डे में को ब्रेकआउट दिया है विद राइज इन वॉल्यूम। जिस तरह से मोमेंटम है, मुझे लगता है यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया बढ़ता है। 380 385 का स्विंग ट्रेड का टारगेट होगा। 364 ये करंट प्राइस है। सो अकॉर्डिंग टू ब्रेकआउट 360 का सपोर्ट था, तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 357 का और बाय करेंगे टारगेट 380 385 सारेगामा। सारेगामा 365 पर राजेश जी ने खराब देखे यहाँ पे सुर छेड़ दिए हैं। अब चलते हैं आशीष कयाल जी के पास। आशीष जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए, मैं पिक कर रहा हूँ क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। यहाँ पर ये स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे रहा है। मेरे ख्याल से थर्ड वेव की शुरुआत हो सकती है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होती है इस पर एलियट वेव, और अच्छा मोमेंटम बन सकता है। पोजिशनली भी थोड़े लंबी अवधि के हिसाब से भी ले सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से ऊपर में टारगेट 8,530 का देखा जा सकता है, और नीचे में जो सपोर्ट है स्टॉप लॉस लगाना होगा 8,100 का। ओके, आशीष कयाल जी का क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन ये पर्टिकुलर काउंटर रखे रडार पर। विकास आलूंखे जी, कैश में आपकी पिक बताएं। जी, अब मेरा कैश में काउंटर रहेगा साइल लाइट, जहाँ पे मुझे लगता है जो मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल रहा है वो और भी स्ट्रांग होते हुए देखने मिल सकता है। 970 के आसपास के टारगेट मुझे लगता है यहाँ पे इंटैक्ट है, और वहां तक ये आप मूव कर सकता है। नीचे में भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बेस है 924 का है, तो 924 के स्टॉप लॉस से इसको बाय कीजिए 972 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे की। टॉरेंट पावर नतीजों के बाद शेयर क्यों फिसला 6% और बना F&O का टॉप लूजर। अब थोड़ा सा रिकवरी हुआ है 4%, लेकिन अभी भी नीचे है। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और इसके नंबर्स अगर आप देखते हैं, सुबह तो रेवेन्यू है, एबिटा है, पैट है, मार्जिन, सब में आपको ग्रोथ नजर आएगी। ऐसा लग रहा था दूर से देख के कि नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जितने इंटरनल्स को देखा जाए उतनी ज़्यादा कमजोरी सामने आएगी, और इसी का असर है कि दिन के दौरान देखें तो 7% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। अब थोड़ा सा रिकवर हुआ है, 4% नीचे चल रहा है। अब दरअसल इसके नतीजों में खास बात है कि 310 करोड़ के आसपास का वन टाइम एक रेगुलेटरी गेन था। अगर आप इस चीज़ को हटा के देखें तो नंबर्स आपको कमज़ोर नजर आएंगे, पैट के दम पर भी, और अनुमान से भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। अब यहाँ पर आप देखें तो जो यूनिट्स की बिक्री देखने को मिली है अहमदाबाद और सूरत में, क्योंकि वहाँ पर जो विंटर्स हैं थोड़े से कम पड़े थे और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो भी रिड्यूस हुई है, तो इसी के चलते जो यूनिट सोल्ड इन दो रीजन्स पे है वो थोड़े से गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। ओवरऑल जनरेशन की बात करें तो ये लार्जली फ्लैट देखने को मिला है, और पिछले साल के मुकाबले देखें या सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो यहाँ पर कोई बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट अगर आप थर्मल पावर की जनरेशन को देखें तो यहाँ पर भी डिक्लाइन नज़र आया। अब कंपनी का जो कोल बेस्ड प्लांट है, इसमें जो प्लांट लोड फैक्टर है जिसे PLF कहते हैं, ये पिछले साल तकरीबन 74% का था, अब वो घटा है 61% हो गया। तो यानी एफिशिएंसी काफ़ी हद तक रिड्यूस हुई है, जनरेशन कम हुआ है, बिक्री कम हुई है, और साथ में सभी जहाँ पर ये ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पर T&D लॉस देखने को मिला है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। स्टॉक वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो ज़्यादा महंगा नहीं लगता। करीब करीब FY27 फॉरवर्ड EPS के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 26 टाइम्स पर है, और FY27 EV एबिटा के लिहाज से देखें तो ऑलमोस्ट 3.2 टाइम्स पर है। तो वैल्यूएशन ठीक ठाक है, लेकिन इंटरनल्स बेहद कमज़ोर, और इसी के चलते स्टॉक में गिरावट आई। ठीक है, टॉरेंट पार क्यों टूट रहा है ये समझ लिया आशीष, लेकिन हीरो ऑफ द डे की भी बात कर लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल आज जिसमें गजब की तेजी है, सुबह से वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है 4% से ज़्यादा की तेजी के साथ। इसके नतीजों में खास क्या था? अपोलो हॉस्पिटल नंबर्स बहुत शानदार यहाँ पर देखने को मिले, और ऊपर के नंबर्स आप देखें, रेवेन्यू, एबिटा, पैट, मार्जिन, यहाँ पर तो ग्रोथ बहुत बढ़िया देखने को मिली, लेकिन इसके इंटरनल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। अब आप एक खास बात देखिए कि एवरेज लेंथ ऑफ स्टे जो कि 3.29 डेज था पिछले साल, यानी एक मरीज करीब करीब 3.29 डेज तक अस्पताल में रहता है, और ये आंकड़ा यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ा सा घटा है, लेकिन इसके बाद भी जो औसत रेवेन्यू पर पेशेंट है आप देखिए कि कितनी ज़्यादा बड़ी है। ऑलमोस्ट 11% का एक्सपांशन यहाँ पर देखने को मिला है। औसत रेवेन्यू पर पेशेंट 1,62,000 रुपीज़ था ये पिछले साल सेम क्वार्टर के दौरान, जो कि अब बढ़कर 1,80,000 रुपये हो गया है।
ऑक्यूपेंसी मोरलेस ठीक ठाक देखने को मिली, 68% पिछले साल थी, इस बार 67% के करीब का आंकड़ा देखने को मिला। लेकिन खास बात है कि मार्केट उत्साहित है और एनालिस्ट की रिपोर्ट्स भी इशारा कर रही हैं कि ये स्टॉक के इंटरनल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ग्रोथ के प्लान्स भी बहुत अच्छे हैं। फिलहाल के लिए आप देखें तो इनकी जो बेड की कैपेसिटी है तकरीबन 9,561 बेड की है, जो कि आगे बढ़कर 13,100 हो जाएगी। 8,500 करोड़ के आसपास का केपेक्स कंपनी ने तय किया था, इसमें से अभी 5,400 करोड़ खर्च करना बाकी है। वैल्यूएशन के लिहाज से बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, कारण ये कि 44 टाइम्स FY27 EPS के हिसाब से पी जो निकल कर आ रहा है 44 टाइम्स का, तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, ग्रोथ प्लान्स इंटैक्ट है और इंटरनल्स बहुत मजबूत, इसी के चलते स्टॉक में आई तेजी। ओके आशीष, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बात हो गई आज की पर पता है, लेकिन मुझे एक चीज़ से जो तकलीफ़ होती है ना, वो होती है कि जब अब ठीक है एनालिस्ट कम्युनिटी है, उनका काम ही यही है, और हम होटल्स और हॉस्पिटल्स में कोई फ़र्क ही नहीं छोड़ा है हम लोगों ने। मतलब एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट, मतलब हॉस्पिटल, ये मैं आशीष आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं एनालिस्ट कम्युनिटी के लिए कह रहा हूँ, मतलब एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट कोई लॉजिक है। और मतलब ऑक्यूपेंसी, औसत स्टे, मतलब आप क्या चाहते हैं, पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल में रहे, मतलब ये चीज़ें हो रही हैं क्या? और 1,80,000 1,85,000 पर पेशेंट बिल। और मतलब क्या हो गया ना, सबसे पहले तो जाते ही पूछते हैं कि इंश्योरेंस है या नहीं है, क्योंकि अगर इंश्योरेंस है तो आपका बिल अलग होगा, इंश्योरेंस नहीं है तो आपका बिल अलग होगा। इंश्योरेंस है तो आपके ऊपर 70 और टेस्ट कर दिए जाएंगे। और सच बताऊँ ना मैं श्रेया, मेरा बस चले तो इनमें से कोई कंपनी लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। वैसे सबके ऊपर एकदम स्ट्रिक्ट ये होनी चाहिए कि कितना आप मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। और मतलब स्पेशली कई हॉस्पिटल्स तो लिटरली, मैं मतलब वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता, लेकिन क्योंकि मैं तो झेला है तो मैं कह सकता हूँ, मतलब बहुत बुरा सीन है। खैर एनीवे, पैसा बना रहे हैं। देखिए, जो आपके कस्टमर के लिए, इंसान के लिए ख़राब है, वो शेयर होल्डर के लिए अच्छा है, अच्छी बात है। स्क्वीज़ कर रहे हैं लोगों को, पैसा बना रहे हैं, तो स्टॉक चल रहे हैं, तो अच्छी बात है, और चलते जाएंगे स्टॉक। और आप आगे जाके 3 लाख रुपए का बिल बनाइए, 10 लाख का बिल बनाइए, मन करे तो 1 करोड़ का बिल बनाइए, कितने का ही बिल बनाइए, क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए खैर, अब आगे बढ़ते हैं और धमाकेदार ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शंस हम लेंगे मानस जी से, चंदन जी से और अरुण जी से। मानस जी, बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। तो देखिए, धमाकेदार ऑप्शन के लिए भारत फोर्ज के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। एक क्लियर कट ब्रेकआउट है बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ, और स्टॉक कोशिश करेगा अपने ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए। तो भारत फोर्ज का 1680 वाला कॉल ऑप्शन, जो कि 56-7 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको स्टॉप लॉस 39 रुपीज का लगाना है और टारगेट 90 रुपीज, 90 रुपए के सेट करने हैं। ओके, भारत फौज आपका ट्रेड है। अरुण जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेन जी, शॉर्ट साइड जाना चाहेंगे। इंफोसिस में एक ब्रेकडाउन है और मुझे लग रहा है यहाँ से और इंफोसिस में नीचे के लेवल्स आ सकते हैं, तो 1460 के पुट को लेने की सलाह है। करंट लेवल के आसपास इसको बाय करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक 1460 1455 तक जा सकता है। 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और 39 रुपीज तक के टारगेट 1460 के पुट में देखने को मिल सकते हैं। इन्फोसिस का पुट लेना है, फिलहाल काफी कमजोरी इस पूरे स्पेस में। चंदन जी, ऑप्शंस में आप क्या पिक कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं फोकस करूंगा एस्ट्रल पे। एस्ट्रल में लगभग पिछले 60-62 वीक का एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। इसमें जो मल्टीपल हर्डल थे 1590, 1600, वो अब डिसाइसिव वे से पार कर रहे हैं और काफी अच्छी एक्टिविटी इसकी एट द मनी कॉल में देखने को मिल रही है। सो एस्ट्रल का 1600 का कॉल खरीदारी की सलाह रहेंगे। 36-37 के आसपास चल रहा है, खरीदे। सपोर्ट रहेगा 26 रुपए का, ऊपर में लगभग 56 रुपए तक के टारगेट एस्ट्रल की 1600 की कॉल में बनने चाहिए। ओके, एस्ट्रल की कॉल 1600 की, बहुत ही, अगर आप देखें, शानदार प्लेसमेंट इसकी। अच्छा, वो जो लॉरस का जिक्र मैंने किया था, एक बार लॉरस लिखा, ये डे हाई पर वो क्रैक हुआ स्टॉक एज पर स्टैट्स, वो मानस की कॉल भी थी। मैं इस वक्त इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब ये फाइनली वो एवरेज क्रॉस हो गया 50 डे में। फिर डायरेक्टर साहब, आप प्लीज कुछ देर के लिए लेके आइए ब्रेंट क्रूड। एक बार ब्रेंट दिखाइएगा, ब्रेंट की ट्रेजेक्टरी दिखाइएगा, और याद रखिएगा ब्रेंट को लेकर अभी हम एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स का गढ़ बना हुआ है अगर आप देखें क्रूड इस वक्त, एंड क्रूड इज ऑलमोस्ट स्ट्राइकिंग 70। और लुक एट ओएनजीसी, एक बार चंदन ओएनजीसी को देखिएगा। हम हमेशा ओएनजीसी को ट्रेड करते हैं अंडर द इंप्रेशन ऑफ क्रूड 273.90, क्योंकि ये इतना एग्रेसिव हो गया है और ये पूरा का पूरा नवंबर 24 से लेकर अब तक का जोन बाइसेक्ट कर रहा है। अगर क्रूड 70 की ट्रेजेक्टरी में रहा
और माइट बी 71 चला गया, ओएनजीसी में क्या प्रोजेक्शन बनेगा उस वक्त? बिल्कुल, देखिए ओएनजीसी में और ऑयल इंडिया में काफी अच्छा अट्रैक्शन पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है। हालांकि ऑयल इंडिया पिछले 4-5 दिन से वापस एक थोड़ा सा करेक्टिव मूव दिखा रहा है, बट ओएनजीसी में सेटअप काफी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे फॉलो अप एक्टिविटी देखने को मिल रही है। आप देखोगे एक बड़ा मूवमेंट आया था आज से लगभग 10 दिन पहला, उसके बाद में करेक्टिव मूव में एग्जैक्टली रोल रिवर्सल पैटर्न देख के 250 का बेस बना है, तो पॉजिटिव प्राइस सेटअप बन रहा है। मेरा ऐसा मानना है इस बार की रैली में ओएनजीसी कहने की 285 290 तक के स्विंग को छू सकती है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। सस्ता ऑप्शन लेंगे चंदन जी से, फिर चलेंगे हम राजेश सातपुते जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, आशीष कयाल जी के पास चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए, और मिड कैप फंडा के लिए गुरांग शाह जी के पास चलेंगे। तो चंदन जी बताइए, आपका सस्ता ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए हमने अभी तक 2 काउंटर बात की, एक तो हमने आईओसी की बात की, एक एस्ट्रल की बात की। अब नए ट्रेड सेटअप की तरफ देखेंगे तो मैं यहाँ पे मैक्स हेल्थ पे ही बात करना चाहूंगा, जहाँ पे लगभग 5-6% के ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहे हैं। और अच्छी बात ये हो रही है कि इस मार्केट में जो वीक काउंटर थे, जिनके लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, उन सब में निगेशन होके और बड़ा रिकवरी मोड देखने को मिला है। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं, तो मैक्स हेल्थ भी उसी कैटेगरी में एक आता है, जहाँ पे 50 डे में सरपास हो रहा है, एक राउंडिंग फॉर्मेशन जैसा प्राइस बन रहा है। तो 1060 की कॉल पे खरीदारी की सलाह होगी। लगभग अभी 23 रुपए के आसपास चल रही है। यहाँ पे 17 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 32 रुपए के टारगेट के लिए। मैक्स हेल्थ केयर ये सस्ता ऑप्शन में पिक हो गए चंदन जी की, हेल्थ केयर स्पेस में अच्छी बाइंग है। राजेश सातपुते जी, एफएनओ सुपरस्टार के लिए आपने क्या चुना है? श्रेया, देखिए इस बार एक सेल कॉल लिया है एलटीआई माइंट्री। एलटीआई माइंट्री का अगर आप चार्ट देखें तो इसने अपना 200 डीएम, ये इसका एक स्टिक एंड स्टिक आप कह सकते हैं, स्टिकी रेजिस्टेंस है। पिछले 4 दिनों से हम देख रहे हैं 5600 5620 के ऊपर जाने में सक्षम नहीं हो रहा है, उसी लेवल से पलट रहा है। यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप भी अच्छा है, करीबन 6% ओपन इंटरेस्ट जंप है, तो कहीं ना कहीं लगता है यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप है। तो एलटीआई माइंट्री कहाँ तक जाएगा? तो एज ए स्विंग ट्रेडर 5400 का टारगेट लेके सेल करें। 5528 के आसपास से चल रहा है, तो 5560 का 5560 का स्टॉप लॉस लगा के एलटीआई माइंट्री सेल करे 5400 का टारगेट। एलटीआई माइंट्री सेल है आपका। चार्ट का चमत्कार आशीष कयाल जी से पिक करते हैं। आशीष जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए मेरा पिक होगा भारत फॉर्ज पे। यहाँ पर ये स्टॉक ने बहुत जबरदस्त गैप अप दिया था और ये लास्ट ट्यूसडे की बात है, और उसके बाद में साइडवेज हुआ और वापस से पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर रिज्यूम होता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टॉक अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। भारत फॉर्ज पे बाय की राय होगी। ऊपर पे टारगेट 1840 का है और जो स्टॉप लॉस लगाना है 1620 का। भारत फॉर्ज। चलिए गुरांग जी, अब आप बताइए आपका मिड कैप फंडा। ऑटो क्षेत्र पर आज काफी चर्चा हुई अनुज भाई, लेकिन ऑटो एंसिलरी पर मेरे ख्याल से चर्चा करना अनिवार्य होगा, क्योंकि जब ऑटो क्षेत्र अच्छा करता है तो ऑटो एंसिलरी, ओईएम, टायर, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी अच्छा करती है। इसी श्रेणी में से एक कंपनी है, शायद एक मिड कैप कंपनी है, ऊनो मिंडा। काफी लंबे समय से यहाँ पर हमारी खरीदारी की राय रही है, और ये जो साझा एफटीए या ट्रेड डील जो हम कर रहे हैं बाकी पूरे विश्व भर के साथ, और आने वाले भविष्य में कुछ टिप्पणियां करी थी गोयल साहब ने कि 3-4 और देश है जिसके साथ वार्तालाप हो रहा है एफटीए या ट्रेड डील को लेकर के। तो हमें लग रहा है कि ऑटो क्षेत्र पर रुझान बेहतर हो सकता है और उसके कारण ऑटो एंसिलरी ओईएम सेगमेंट पर अच्छा रुझान होगा। तो ऊनो मिंडा पर बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी राय है, इस स्तर से शुरुआत करिए और गिरावट पर जुड़ते जाए। ऊनो मिंडा ऑटो एंसिलरी स्पेस से गौरांग जी को मिड कैप स्पेस के लिए पसंद आ रहा है। एक रिकैप आपके लिए फटाफट से। चार का चौका की हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ, और चंदन तापड़े जी ने सुझाया मैक्स हेल्थ केयर। आपको 1060 का कॉल ऑप्शन लेना है, टारगेट 32 और स्टॉप लॉस 17 का मेंटेन करना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश सातपुते जी कह रहे हैं कि बिकवाली करेंगे एलटीआई माइंट्री में, क्योंकि पूरा आईटी स्पेस काफ़ी कमज़ोर। तो 5400 का नीचे का टारगेट, 5560 का स्टॉप लॉस लगाना है। चार्ट का चमत्कार के लिए भारत फोर्ज आशीष कयाल जी को पसंद आ रहा है ऑटो एंसिलरी स्पेस से, तो 1840 के टारगेट देख रहे हैं वो। 1620 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और मिड कैप फंडा में ऊनो मिंडा, यहाँ पे खरीदारी की राय गौरांग जी की तरफ से। कुछ और काउंटर्स डिस्कस कर लेते हैं जो कोशिश कर रहा है डेज हाई की तरफ आने का। और इनफैक्ट मैं देख रही थी, एक बार रखिएगा स्क्रीन पर, रिलायंस ट्रेंड भी कोशिश में। ट्रेंड अब लगभग 1% की तेजी के साथ डेज हाई पर बढ़ता हुआ, और रिलायंस में भी एक अच्छा मूव निचले स्तर से जा रहा है ऊपर की ओर। रिलायंस पर एक व्यू लेना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर हमारी तरफ से।
रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो तो अपने पर्सनल एडवाइज़र की सलाह के साथ ही ऐसा करें। बताएंगे राजेश सातपुते जी, रिलायंस का चार्ट आप देखें 1467 के लेवल पर कैसा लग रहा है, और क्या जिनके पास नहीं है इन लेवल्स पर हाथ लगाएं? श्रेया देखिए, रिलायंस का अगर आप चार्ट देखें तो एक रेंज है इसका 1450 ऑन द लोअर साइड, जो इसका 200 डीएम है, और ऊपर में करीबन करीबन 1470 1475 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, जहां से हम पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं ये पलट रहा है। तो अगर किसी को लॉन्ग करना है, देखिए पोजीशन अगर है तो डेफिनेटली काउंटर अच्छा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एज अ ट्रेडर आपको एंट्री करना है तो देन ब्रेकआउट के बाद ही करिए। 1470 75 का क्लस्टर निकलने के बाद लॉन्ग करें। एक 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, इन दैट केस द नेक्स्ट टारगेट विल बी 1500 1520 का। तो मैं ब्रेकआउट के लिए थोड़ा वेट करूंगा। ब्रेकआउट के लिए थोड़ा वेट करेंगे। चलिए अब बात करते हैं बाजार की जो नज़र होगी कुछ कल वाले नंबर्स पर। कल निफ्टी में हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंडाल्को समेत 4 कंपनियों के नंबर्स, और एफएनओ में भारत फोर्ज, लुपिन समेत 9 कंपनियों के नंबर्स आएंगे। और लास्ट हफ्ता नॉर्मली ऐसा ही होता है, काफ़ी टायरिंग होता है। तो नूपुर, आशीष और कंचन हमारे साथ जुड़ते हुए और जानेंगे कि नंबर्स कैसे रहेंगे। चलिए 3 दिन और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। नूपुर से शुरुआत करते हैं। बताइए नूपुर, एचयूएल से क्या एक्सपेक्ट करें? सर एक्सपेक्टेशन तो कुछ खास नहीं है। एचयूएल के नतीजे जो अनुमान यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, हालांकि अब ब्रिटेन है जो सरप्राइज ज़्यादा हो सकता है यहाँ पर भी सरप्राइज आते हुए दिखे। 2 चीज़ों पे नज़र रखना है। पहला, जीएसटी रेट कट जो आता उसकी वजह से एक इम्पैक्ट यहाँ पर नज़र आएगा। दूसरा, कंपनी का जो आइसक्रीम बिजनेस का कारोबार था वो भी डीमर्ज हो चुका है, और उसके बाद नंबर्स इस बार आते हुए दिखेंगे, तो एडजस्टमेंट आपको करना है। रिपोर्टेड बेसिस पे देखें तो हालांकि रेवेन्यू में सिर्फ 1% की बढ़त यहाँ पर अनुमान लेके चल रहे हैं। एबिटा भी करीबन 1% की ही ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखेगी। मार्जिन्स का अनुमान है कि फ्लैट रहेंगे, 23.2% के आसपास मार्जिन्स आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। मुनाफा देखें तो 255 करोड़ के आसपास आपको आते हुए नजर आ सकता है। वॉल्यूम ग्रोथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एफएमसीजी कंपनीज के लिए, तो यहाँ पर म्यूटेड ग्रोथ की ही अनुमान है। 1.5 से 2% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एडजस्टेड नंबर पर ही फोकस करना, आइसक्रीम बिजनेस को हटाकर ही नंबर्स देखे जाएंगे। हालांकि आइसक्रीम बिजनेस का जो कारोबार था वो लो मार्जिन कारोबार हुआ करता था, उसकी वजह से मार्जिन इंप्रूव होने चाहिए थे, लेकिन लाइक टू लाइक बेसिस पे मार्जिन डिक्लाइन होने की वजह से इस तिमाही में उम्मीद है कि मार्जिन फ्लैट ही रहते हुए दिखेंगे। सेगमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें तो 3% की ग्रोथ होम केयर बिजनेस में देखने को मिल सकती है। पर्सनल केयर में पर भी 3% की रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान है। 8% की ग्रोथ ब्यूटी एंड वेलबींग सेगमेंट में देखने को मिल सकती है, और 2% की ग्रोथ एफएनबी के कारोबार में आती हुई नजर आ सकती है। हालांकि स्टॉक ने भी पिछले 5 साल में कोई ज़्यादा रिटर्न दिया नहीं है। 9% की ही बढ़त आपको दिखेगी स्टॉक में एडजस्टेड फॉर डिविडेंड। तो म्यूटेड ग्रोथ की ही अनुमान है इस क्वार्टर में। जब म्यूटेड ग्रोथ के अनुमान है इस क्वार्टर में, लेकिन प्राइसिंग थोड़ी बेटर हुई है। थैंक्स नूपुर। पिछले 5 सेशन में ये स्टॉक लगभग 3559 से करीब 2460 मोस्ट स्पेशली सारे एवरेजेस के ऊपर जाके सेटल हुआ है, ठीक अर्निंग से पहले। खैर इस पर आऊँगा, मैं चार्ट से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले चलते हैं आशीष के पास, हिंडाल्को और भारत फोर्ज। आशीष, नंबर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार? बिल्कुल, हिंडाल्को के तो नंबर्स आपको अच्छे ठीक ठाक देखने को मिल सकते हैं। दरअसल जो नोवेलिस की इनकी इकाई है, यहाँ पर एक फायर इंसिडेंट हुआ था, तो 1 टाइम एक लॉस देखने को मिल सकता है। और आपको बता दूं कि आज शाम को ही नोवेलिस के नंबर्स आएंगे, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि सारे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आप देखें, कोई स्टैंडअलोन नंबर्स अकेले नहीं बताता, सब कंसोलिडेटेड नंबर्स बताते हैं। लेकिन स्टैंडअलोन ऑपरेशंस आपको बढ़िया देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि वहाँ पर ग्रोथ बहुत अच्छी हो, लेकिन क्योंकि ये फायर इंसिडेंट हुआ है, 1 टाइम इम्पैक्ट है, तो नोवेलिस का प्रदर्शन ढीला देखने को मिलेगा। लेकिन तिमाही के दौरान आप एक चीज़ देखिए कि चाहे एल्यूमिनियम हो या कॉपर, क्योंकि दोनों हिंडाल्को के पास है, दोनों की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। अब एल्यूमिनियम में सर्ज देखने को मिला, लेकिन इनकी काफ़ी हद तक वॉल्यूम्स हेज थी, तो एक पूरा बेनिफिट नहीं मिलता, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ऑफसेट हो जाता है। नंबर्स एक बार आपके साथ शेयर कर देता हूं। मुनाफे के आंकड़े बिल्कुल फ्लैट देखने को मिल सकते हैं, 3810 यानी 2-2.5% की बढ़त देखने को मिलेगी। ऑपरेटिंग फ्रंट पर जो 13% के एबिटा मार्जिन थे, अब वो तकरीबन 12% के देखने को मिल सकते हैं। एबिटा 5% बढ़ सकता है, और 14% की ग्रोथ कंपनी की रेवेन्यू में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आगे क्या गाइडेंस है, कैसी रिकवरी है, कितनी वॉल्यूम्स इनकी हेज्ड हैं, ये ज़्यादा मार्केट फोकस में रखेगा। नंबर्स अगर आप देखें तो स्टैंडअलोन अच्छे, कंसोलिडेटेड हो सकता है कि थोड़े से हल्के यहाँ पर देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं भारत फोर्ज की, तो भारत फोर्ज के नंबर्स में थोड़ी सी वीकनेस है। दरअसल इनकी जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स है, खासतौर पर जो सीवी कारोबार की है,
इसमें वॉल्यूम्स में गिरावट देखने को मिली और वो सेक्शन 232 का भी चक्कर है, तो आगे भी ऐसा आउटलुक खुलकर नहीं लग रहा कि वॉल्यूम्स यहाँ से बढ़ सकती हैं। मुनाफा तकरीबन 9% बढ़ेगा, 347 करोड़ से बढ़कर तकरीबन 380 करोड़, ये मार्केट का अनुमान है। मार्जिन्स 29.1% से बढ़कर 29.6% के देखने को मिलेंगे। एबिटा 4.5% बढ़ सकता है, रेवेन्यू में 3% की बढ़त देखने को मिल सकती है। दरअसल इनका जो पिछले साल के मुकाबले मैंने बताया कि एक्सपोर्ट सेगमेंट है, 23% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और लेकिन अगर आप डोमेस्टिक डिमांड देखें, इनकी डिफेंस की ऑर्डर बुक और डिफेंस का एग्जीक्यूशन, ये शायद मार्केट को पसंद आ जाए और वहाँ पर सीक्वेंशियल तौर पर एग्जीक्यूशन बढ़िया भी हुआ है। तो डिफेंस सेक्टर जो है और डोमेस्टिक कारोबार, ये कहीं ना कहीं इस इम्पैक्ट को ऑफसेट करेगा। तो भारत फोर्ज आप ओवरऑल देखें तो हो सकता है कि थोड़े से स्लाइटली वीक नंबर्स आ जाएं। ओके, तो ये रही हो गई बात भारत फोर्ज और हिंडाल्को के नतीजों की। लेकिन कंचन, गुड आफ्टरनून, आप बताइए कि ल्यूपिन के नतीजों से स्ट्रीट क्या एक्सपेक्ट कर रही है? अगर ल्यूपिन के Q3 के नंबर्स की बात करी जाए तो देखिए नंबर्स में हमें शानदार इजाफा जो है वो देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू फ्रंट पे बात कर ले तो 6,780 करोड़ का ये जो नंबर है वो सामने आ सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे जो ऑपरेटिंग नंबर्स हैं वो भी अच्छे खासे सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इबिटा जो है वो हमें करीब करीब 1,902 करोड़ पर रजिस्टर होता हुआ दिखाई दे सकता है और मार्जिन में भी हमें अच्छा खासा सुधार यानी कि 400 बेसिस पॉइंट्स तक का स्ट्रीट इस टाइम पे एक्सपेक्ट करके चल रहा है। देखिए यूएस ग्रोथ की बात करी जाए तो वहाँ पे भी एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो बना हुआ है, जिसको सपोर्ट मिल रहा है बेसिकली इनकी जो दवाई है टोल्वापेटाइन, उसकी एक्सक्लूसिविटी से, और साथ ही जो इनका ट्रैक्शन आ रहा है अच्छा खासा मीरा बैकग्राउंड और साथ ही साथ एस्पिरिवा में, और उससे कि इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइस इरोजन की तो वो भी हमें अब थोड़ा सा स्लो होता हुआ दिखाई दिया है। अब अगर हम बात करें डोमेस्टिक सेल्स की तो वहाँ पे भी एक अच्छा खासा ट्रैक्शन है, करीब करीब 8% की ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। इमर्जिंग मार्केट के लिहाज से अगर बात करी जाए तो देखिए ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में भी अच्छा खासा जो रेवेन्यू जंप है वो हमें आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इस टाइम पे हमने देखा है कि कंपनी का जो फोकस है वो क्रॉनिक थेरेपीज़ में अच्छा खासा बनता हुआ दिखाई दिया है, जिसके चलते जो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन की सेल्स है ये भी हमें हायर एंड में जाती हुई दिखाई दे सकती है। यही नहीं बल्कि अगर हम बात करें इबिटा मार्जिन की तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें प्रेशर आता हुआ दिखाई दे सकता है, बिकॉज कंपनी ने इस टाइम पे अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग की है और जो PLI इनकम आई है उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन नंबर्स Q3 के ल्यूपिन के काफ़ी रोबस्ट देखने को मिल सकते हैं। ओके, शुक्रिया कंचन। तो ये कुछ नंबर्स जिन पर आप नज़र रख सकते हैं। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, लेकिन आज का बैंक निफ्टी का पैटर्न बहुत शानदार है, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर यहाँ बंद हुआ तो ये फिर फ्रेश ऑल टाइम क्लोजिंग हाई होगा बैंक निफ्टी के लिए, ये एक अच्छी बात होगी। इसके अलावा और अगर आप कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स देखें, एक बार इटर्नल का चार्ट लेकर आइए ज़रा। इटर्नल में थोड़ी सी गिरावट आ रही है आज। और एक और स्टॉक मैं देख रहा था HDFC बैंक का, ये लगातार गिरावट दिखा रहा है और बहुत लोग पूछना चाह रहे हैं कि HDFC बैंक में आखिर ऐसा हुआ क्या है। HDFC बैंक पर एक व्यू ले लेते हैं। चंदन जी, क्या व्यू रहेगा इस पर? क्या ये शॉर्टिंग वाला स्टॉक बन चुका है HDFC बैंक? देखिए एक दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए। एक तो जो बैंक निफ्टी का जो वेटेज चेंज हुआ है, यानी कि टॉप 3 स्टॉक्स में 45% ज्यादा नहीं होना चाहिए और टॉप काउंटर 20% ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से शायद जो कुछ हेवीवेट्स काउंटर है उसमें थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा देखें तो ओवरऑल शायद एक रेंज में फंसा हुआ है। नीचे में 900 का सपोर्ट है, ऊपर में 960 का हर्डल है। तो इस नाउ तो यही लग रहा है किसी स्ट्रक्चर में कामकाज करता हुआ रहेगा विद लिमिटेड अपसाइड। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ इन्वेस्टेड PMS के पार्टनर रिसर्च हेड अनिरुद्ध गर्ग जुड़े हैं। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। क्या मार्केट में एक सेंस बन रही है कि वर्स्ट इज ओवर, और खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप, क्या यहाँ पे एक रैली एक्सपेक्ट करें? नमस्कार अरुण जी, वेरी गुड आफ्टरनून जी। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अब मार्केट में हम ये कह सकते हैं कि वर्स्ट इज ओवर अनटिल एंड अनलेस डोनाल्ड ट्रंप के मन में कुछ और हो। आजकल सारी हेडलाइंस के जो ओरिजिनेटर है, करता धरता है, वो वही है। तो लेकिन इंडिया सेंट्रिक मुझे ऐसा लगता है कि वर्स्ट इज ओवर अनटिल एंड अनलेस ये ईरान वाली जो वॉर है अगर ये छिड़ जाए तो जो होगा वो तो देखा जाएगा। लेकिन एक बार इंडियन मार्केट्स के लिए ऐसा लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप एक अच्छे बाय जोन में आ गए हैं और कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट्स भी बॉटम आउट होती हुई दिख रही हैं। ओके, मिड कैप स्मॉल कैप बाइंग जोन में आ चुके हैं, इंडियन मार्केट्स बॉटम आउट होती नजर आ रही हैं। अगर आप अनिरुद्ध जी ऐसा कह रहे हैं तो चलिए मिड कैप में ही चलते हैं पहले, क्योंकि लार्ज कैप तो अमूमन ठीक ही कर रहा है। मिड कैप में
में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ नज़र आ रही है, जहाँ पे आपको अर्निंग सीजन के बाद अच्छा कन्विक्शन मिल रहा हो, अपने अपने पीएमएस में इंक्लूड किया हो आपने? जी, तो हमें कहीं न कहीं ऑटो एंसिलरीज़ अच्छी लग रही हैं। हमें ये लगता है कि जो ये यूएस इंडिया ट्रेड डील हुई है, इसके बाद और जो जीएसटी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने दी हैं और स्पेसिफिकली जो एक ऑटो सेक्टर का ट्रांजिशन चल रहा है फ्रॉम इंटरनल कंबस्शन टू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, तो कहीं न कहीं ऑटो एंसिलरीज़, ऑटो इंडस्ट्री एक बहुत बड़े फेरबदल से गुज़र रही है और इसलिए जो ऑटो एंसिलरीज़ अपने-अपने फील्ड में चैंपियंस हैं और इंडिया की ऑटो एंसिलरी सेक्टर है भी बहुत पुराना, है भी बहुत अच्छा। तो कहीं न कहीं हमें ऑटो एंसिलरीज़ और साथ में ऑटो सेक्टर्स, अगर साथ में हम लार्ज कैप्स की बात भी कर लें, तो ऑटो सेक्टर हमें ठीक लगता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ा रिलेटिव चेंज इस बजट में आया है, मुझे ये इंडिया यूएस ट्रेड डील से भी बड़ा लगता है कि गवर्नमेंट जब किसी सेक्टर को एक लंबी टैक्स विंडो देती है, जैसे 20 साल की टैक्स विंडो दी है टू फॉरेन फॉरेन कंपनीज यूजिंग द क्लाउड, जो इंडिया डाटा सेंटर्स यूज करेंगी, 20 साल की उनको टैक्स एग्जाम्पशन है। तो कहीं न कहीं जो भी एंसिलरीज हैं डाटा सेंटर्स की, वो कंपनीज में आने वाले कुछ सालों के लिए उनका फ्यूचर ब्राइट लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना बिल्कुल क्लियर बता दिया कि हमें हमारा डेटा इंडिया में ही रखना है। तो ये 2 सेक्टर्स हैं जिसमें मुझे स्मॉल कैप में ऐसा लगता है कि कुछ अट्रैक्शन देखने को मिल सकती है। ओके अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। एक तो ऑटो स्पेस का जिक्र किया आपने, जहां पे अच्छी बढ़त आज के सेशन में इनफैक्ट खरीदारी होती हुई नजर आई। दूसरा सेक्टर हेल्थ केयर फार्मा स्पेस, आज अच्छी यहां पर ट्रैक्शन देखने को मिली। हेल्थ केयर फार्मा स्पेस को लेकर क्या व्यू बन रहा है अभी आपका? देखिए, हेल्थ केयर और फार्मा में हमारा व्यू सेम है। हमें लगता है कि सीडीएमओ, सीएमओ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आने वाले टाइम में भी कंपनीज जो अब उनको हम स्मॉल कैप तो नहीं कह सकते, मिड कैप से लार्ज कैप के बीच में आ गई हैं बड़ी अच्छी कंपनीज जो हैं। तो हमें लगता है सीडीएमओ, सीएमओ की कंपनीज में आने वाले टाइम में जो अच्छा काम कर रही हैं, अट्रैक्शन रहनी चाहिए। बिकॉज़ हमने पहले भी मेंशन किया था कि अगर हम यूएस बायोसिक्योर एक्ट पढ़े, तो उसमें क्लियरली मेंशन करा गया है कि यूएस को चाइना से अपने जो फार्मास्यूटिकल्स की इंपोर्ट है, उसको थोड़ा कम करना है और कंपनीज का नाम लेके बताया गया है कि इन कंपनी से, जो चाइना की बड़ी कंपनीज है, कि इन कंपनी से सामान नहीं लेना है हमें आने वाले टाइम में। तो एक बड़ी सीरियस थीम है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है, वो शिफ्ट करना चाहता है। तो ऑल दोज इंडियन कंपनीज जिनमें सीडीएमओ और सीएमओ का पार्ट नॉर्मल जेनेरिक से ज्यादा है, वहां पे हमें लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में डबल डिजिट प्लस ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अच्छा अनिरुद्ध जी, इसी स्पेस में आज चलते हैं आगे, थोड़ा सा बात करते हैं वाइट गुड्स की, जिसमें अच्छी बाइंग विजिबल है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं लोअर ट्रैजेक्टरीज में। देन आपके पास रियल एस्टेट एंसिलरी में पॉलीकैब है, एस्ट्रल है, आपके पास केबल और वायर सेगमेंट है पूरा का पूरा। इस थीम में आपकी चॉइस क्या है इस वक्त? तो देखिए, हमें एक्चुअली आपके पास मेरे ख्याल से शायद जो पोर्टफोलियो है वो अपडेटेड नहीं है। तो इस टाइम पे हमारे पास इस सेक्टर आपने मेंशन किया, वो हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। हमें उल्टा ऐसा लगता है कि मेटल सेक्टर हमें यहाँ से भी बेटर लगता है। हमें हमारी बिगेस्ट बेट इस टाइम पे मेटल्स और स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। नहीं, तो मेटल्स में भी तो आप कंफर्टेबल किस में? अगर आप मेटल्स में बड़ा कंस्ट्रक्टिव भी रखते हैं, तो फेरस, नॉन फेरस? दोनों ही अच्छे हैं जी। फेरस, नॉन फेरस दोनों ही अच्छे हैं और हमें ये लगता है कि आने वाली की बात करें तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द वाइड स्विंग्स, बट ओवरऑल मेटल सेक्टर अगले एक साल के लिए, चाहे वो प्रीमियम मेटल्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं, चाहे वो फेरस है, नॉन फेरस है, हमें मेटल सेक्टर ऐसा लगता है कि यहाँ से अगले एक साल के लिए बहुत बढ़िया रहना चाहिए। ठीक है, मेटल स्पेस पर भी व्यू हो गया आपका। अनिरुद्ध जी, इटर्नल और स्विगी जैसे काउंटर्स में कल हमने अच्छे मूव्स देखे, हालांकि आज फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आई। तो क्विक कॉमर्स स्पेस, इटर्नल, स्विगी, काफ़ी अच्छे नंबर, इटर्नल के, ब्लिंकिट के तो काफ़ी इंप्रेसिव नंबर्स थे। यहाँ पर क्या व्यू है आपका? मैम, हमें कंपनीज बहुत अच्छी लगती हैं। हमें ऐसा लगता है कि दुनिया की बेस्ट फूड डिलीवरी एप्स जो 2 हैं वो इंडिया में हैं और
कोई हमने ये दुबई में भी देखा है, यूएस में भी देखा है, पर अगर इन कंपनीज की बात करें तो ये इंडियन कंपनीज के मुकाबले में नहीं बैठ सकती। दे आर द बेस्ट मैनेज कंपनीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये इटर्नल और स्विगी है। हमें ये लगता है कि इंडिया का न्यू एज में अगर कुछ थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूट दो, वैसे तो हम डिसअपॉइंटेड है ओवरऑल कि इंडिया इस एआई एज में थोड़ा सा पीछे रह गई है, साल 2 साल 3 साल कैचअप कर लेगी। बट हाँ, फूड डिलीवरी एप्स में हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों फूड डिलीवरी एप्स वर्ल्ड की बेस्ट एप्स हैं, बेस्ट मैनेजमेंट्स हैं, बेस्ट बिजनेस मॉडल्स हैं। कंपटीशन अच्छा है, कंज्यूमर के लिए भी अच्छा है, कंपनीज के लिए भी अच्छा है, और आने वाले कुछ टाइम में हमें इनमें अच्छी ग्रोथ दिखती है। अच्छा, पूरा न्यू एज पकड़ ले अनिरुद्ध जी, आपने भी पूरा, हालांकि फूड डिलीवरी एप्स पर ही बात किया आपने, नाइका, पेटीएम सबकी बात करो तो यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है आपका? मैम, ये सारी कंपनीज हमें बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसा लगता है कि कंजम्पशन मॉडल ऑल ओवर इंडिया चेंज हो रहा है। देखिए, अब पहले हमें जब हम खरीदते थे तो हमें ये था कि हमें हिंदुस्तान लीवर का ये लेना है, या डाबर का च्यवनप्राश लेना है, या कोलगेट का पेस्ट लेना है। अब कुछ ना कुछ, नो डाउट ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं और आगे भी रहेंगे, पर कहीं ना कहीं इन ब्रांड के साथ क्या होता है कि आपकी इनके साथ एसोसिएशन इसलिए रहती है क्योंकि आप चेंज नहीं कर पाते, आपने दूसरी चीज कभी ट्राई नहीं करते। इन फूड डिलीवरी एप्स, और सॉरी, इन जैसे ब्लिंकिट टाइप एप्स जो हैं, जितनी भी ये डिलीवर टू होम एप्स हैं, इन्होंने एक चीज चेंज कर दी कि आप नई चीज ट्राई करते हैं, और एक बार आप नई चीज ट्राई करते हैं तो ओल्ड जो आपकी कमिटमेंट है वो कहीं ना कहीं चेंज होने की कुछ परसेंटेज ज्यादा बढ़ जाती है। तो कहीं हमें लगता है कि कंजम्पशन पैटर्न इंडिया में चेंज हो रहा है। इट इज बिकमिंग मोर ऑनलाइन, पीपल आर ट्राइंग न्यूअर थिंग्स बिकॉज ऑफ दीज न्यू एप्स। एंड जितनी भी ये न्यू एज एप्स हैं, हमें ये सब की सब एप्स पे हम बहुत पॉजिटिव है। अच्छा अनिरुद्ध जी, रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि आपके ये पोर्टफोलियो में है कि नहीं है, बट गोइंग अहेड, आगे की तरफ बढ़ते हुए एक प्रश्न मैं पूछूंगा आपसे बैंक्स को लेकर। पीएसयू बैंक्स ने क्लियरली एक बहुत ही शानदार अर्निंग सीजन देखा, बोथ इन टर्म्स ऑफ एनआईएम्स, देयर क्रेडिट ऑफ टेक, देयर एसेट्स क्वालिटी, और लीड किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस बार। अभी भी आप कमिटेड हैं लॉन्ग साइड पे या फिर कंस्ट्रक्टिव पीएसयू बैंक्स पे? और जो डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है अब बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ प्राइवेट बैंक्स एंड पीएसयू बैंक्स, उसको कैसे प्ले करना है? क्या थोड़ा सा अब सकारात्मक आप प्राइवेट बैंक्स में है क्या इस प्राइस पर? जी, एक तो हम, सर देखिए, वीरू जी, हम इसको कैसे देखते हैं, और मैं इसको समझाना चाहूंगा कि हम ये देखते हैं कि देखिए, लेंडिंग एक बहुत टिकी बिजनेस है। तो हमें जो सिखाया गया था बड़ी अर्ली एज पे कि जो लेंड करेगा प्रॉब्लम उसी को आएगी। तो कहीं ना कहीं जिन कंपनीज ने पिछले 10 साल में लेंड किया है, जैसे एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, जिनको पिछले 10 साल में हमारे सबके फेवरेट्स हो गए। फेवरेट्स कब, कोई चीज कब होती है कि जब वो प्राइस परफॉर्मेंस अच्छा देती है, और प्राइस परफॉर्मेंस कब अच्छा देगी, जब आप बुक अच्छी बना रहे हो। तो ओवरऑल एक इतनी बड़ी बुक बना ली, अब उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स या ग्रोथ कंसर्न्स आने शुरू हुए हैं। वर्सेस पीएसयू बैंक तो पिछले 10 साल से एक तरह से बंद ही पड़े थे, ये अपने पुराने दुष्कर्म कह सके तो उनको साफ कर रहे थे, या फिर इनके अलावा नई एनबीएफसीज, नए बैंक्स जो अपकमिंग है, नई बुक्स बना रहे हैं। सो आई थिंक हमें फाइनेंस में, बैंक्स में हमेशा उन कंपनीज में रहना चाहिए जो अपनी नई बुक्स बना रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स को भी इसीलिए ऑनर किया गया था पिछले डिकेड में। अगर हम 2010 से लेके 2020, 21, 22 तक की बात करें, तो अभी हमें लगता है कि ये वाला जो दशक है, ये कम से कम अगले 2-3 साल तो एटलीस्ट पीएसयू बैंक्स और वेल मैनेज्ड न्यू प्राइवेट एनबीएफसीज के रहने चाहिए। चलिए अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे और स्पेस पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब एक काम करते हैं, क्लोज की तरफ बढ़ते हैं, और निफ्टी आईटी, अनुज, मैं अपने इस प्रश्न की वजह में शुरू में ही कह रहा हूँ, 13 नवंबर के बाद अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे, और ठीक हम उस 26 और 59 और ये 25,900 के बीच बंद हो रहे हैं। ये क्लोजिंग कैसी लगी, कितने मार्क्स मिलेंगे इस क्लोजिंग, और कल के लिए व्यू क्या रहेगा अनुज? देखिए, क्लोजिंग को व्यूज़ 70% मान लीजिए, मतलब थोड़ा सा है ना, क्योंकि क्लोज अच्छी है, वैसे ख़राब नहीं है। अब आप चाहते हैं कि मार्केट आपके लिए सब कुछ प्लेटर पे कर दे, एक ही दिन उठ के बोले कि चलिए अब 26,000 के भी ऊपर हम बंद हो जाएं, ये थोड़ा ना होगा। थोड़ा सा तो पेशेंस रखनी होगी आपको, और कैरी करें अपनी लॉन्ग पोजीशन। चाहे तो मंथ एंड का पुट लेकर अपने आप को हेज कर ले क्योंकि अगर आपका पोर्टफोलियो, स्पेशली ये अब ये समय थोड़ा पोर्टफोलियो बनाने का और मार्केट में ऑल इन जाने का वीरू, और अपने आप को हेज कर लें एक मार्केट रिस्क से बचाने के लिए। मंथ एंड के पुट्स ले लें,
अपने आप को बचाने के लिए। अगर कोई कल को बिल्कुल ही कॉल गलत पड़ गई और मार्केट एकदम आपके अगेंस्ट पड़ गया तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने आज भी बाय जोन को रिस्पेक्ट किया। अभी के लिए अपना स्टॉप लॉस 25,850 ही रखें। कोई बहुत ज़्यादा निफ्टी में आज पॉइंट टू पॉइंट गेंस नहीं है तो उसको एडजस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। और टेक्निकली हमने तीसरे दिन लगातार हायर हाई और हायर लो बनाया है आज, उसको मैं रिस्पेक्ट दूंगा। सिस्टम बेस्ड स्टॉप लॉस की मैं बात कर रहा हूँ और जहाँ नतीजे अच्छे हैं वहाँ चेज़ करें, भले ही महंगे होने के बाद भी लें उन्हें, क्योंकि मार्केट वहाँ रिवॉर्ड कर रहा है तो उन पर आप फोकस कर सकते हैं। तो ये मेरा व्यू रहेगा कल के लिए। ओके, तो ये व्यू हो गया मार्केट को लेकर, निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे अप्रोच करना है आपको कल के लिए। लेकिन चलिए अब पैनल क्या सोच रहे हैं कल के लिए वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। BTST और STBT ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। बताइए चंदन जी, क्या कैरी करेंगे थर्सडे के लिए? बिल्कुल, देखिए CPI डेटा आने वाला है, उसके चलते मार्केट आज थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, बट ओवरऑल सेटअप अच्छा है क्योंकि हायर लोज के सीक्वेंस के साथ में हायर बेस मार्केट में बन रहा है। BTST की तरफ फोकस करें तो मैं अब एक नए ट्रेड के हिसाब से PVR आइनॉक्स पे खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। PVR आइनॉक्स ने 50 डेमा के ऊपर डिसाइसिवली तीसरे दिन कामकाज किया है और डेली चार्ट में यहाँ पे हायर हाइज हायर लोज के सीक्वेंस देखने को मिल रहे हैं और वीकली चार्ट में बहुत दिनों के बाद में इस तरह के बुलिश स्टेंस देखे जा रहे हैं। तो PVR आइनॉक्स पे खरीदारी की सलाह होगी। सपोर्ट होगा यहाँ पे 1092 का, ऊपर में टारगेट बनेंगे 1144 के। ओके, मानस जी आप क्या कैरी कर रहे हैं? तो देखिए केन्स पे खरीदारी करके जाएंगे। केन्स के फ्यूचर में खरीदारी करनी है। हायर टॉप से हायर बॉटम का ट्रेंड है। स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है तो उसके फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 4089 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं और टारगेट आपको 4325 सेट करने हैं। ओके, केन्स टेक पे आपका एक कंस्ट्रक्टिव व्यू है। राजेश सतपथे जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए फोनिक्स मिल मैं इसको लेके जाऊंगा। मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट था, पुल ऑफ भी हुआ, तो ये सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है क्योंकि थोड़ा हाई बीटा है। सो ये मुझे अपने प्राइस पे मिल रहा है 1780 के आसपास सपोर्ट है, तो आई थिंक ये एक अच्छा लेवल होगा। सो इट्स अ बाय इन फोनिक्स मिल अबाउट 1780, कीप योर स्टॉप लॉस एट 1760। कल का इसका स्विंग का टारगेट आएगा करीबन 1820 का, 1820 से 1840 फोनिक्स। ओके, फिनिक्स मिल सी हो गई राजेश जी की पिक। अरुण जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? श्रेया जी, वोल्टास के साथ जाना चाहूंगा। बाई साइड वोल्टास को लेके चल सकते हैं। एक बड़े कॉल राइटर के जोन को स्टॉक ने निकाला है और 1500 के ऊपर क्लोजिंग देने के लिए तैयार है। मुझे लग रहा है इसमें मोमेंटम रहना चाहिए। 1531 तक के टारगेट्स के लिए इसको बाई करें। 1497 का स्टॉप लॉस। ओके, और अब चलते हैं हम आशीष जी के पास। आशीष जी बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर मैं पिक कर रहा हूँ जो पीछे रह गया वो है मारुति। ओवरऑल ऑटो स्पेस में हम अच्छा मोमेंटम देख पा रहे हैं और मारुति अभी बहुत सारा मूवमेंट कैप्चर करना बाकी है, तो हो सकता है ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रिवर्सल ट्रेड हो। यहाँ से ऊपर में जो टारगेट मारुति के करीबन 16,100 के देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना होगा 14,880 का। ओके, मारुति सुजुकी 15,393 पे अगर आप देखेंगे आपका बाय कॉल है। ऑटो सबसे कमांडिंग पोजीशन में और आइशर मोटर्स याद रखिएगा अपने करियर हाई पे क्लोज होता हुआ। अच्छा, एक दो स्टॉक्स और रखता हूँ टुवर्ड्स क्लोज जो शायद आपको थोड़ा सा कल टोस पर रखेंगे। चलिए डायरेक्टर साहब एक बार ICICI बैंक लेके आइए टुवर्ड्स क्लोज। अभी मेरे स्क्रीन पर कुछ ऑप्शन स्टैट्स आ रहे थे, दो चीज़ों पर नज़र है मेरी, और वो है एक तो ICICI बैंक न्यूट्रल होता हुआ, न्यूट्रल मतलब थोड़ा डैमेज कंट्रोल करके पिछले 4-5 सेशन के हाइस से अलाइंड होता हुआ, एंड मोस्ट स्पेशली विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं एट 1468। रिलायंस क्लोज हो रहा है अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। पहली बार मेरे ख्याल से ये हो रहा है 5 जनवरी के बाद। 5 जनवरी के बाद पहली बार हो रहा है। मानस, इसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? मैं कोई ये नहीं पूछ रहा हूँ आपसे कि कोई ट्रेड लीजिए नहीं लीजिए, बट अगर ये कल 1470 के ऊपर डिलीवर करना शुरू करे तो ये इंडेक्स को कितना कंफर्ट देगा ये हैवी वेट? तो देखिए पिछला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि स्टॉक ने लोअर लेवल से रिकवरी दिखाई और वीकली चार्ट पे एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना था। स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया था। उसके बाद हमने करीब 2 या 3 दिन का कंसोलिडेशन देखा। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि रैली रिज्यूम हुई है। मेरा समझना है कि 1520 से 1540 की रेंज स्टॉक बहुत ही जल्द दिखा सकता है और नीचे की तरफ देखें तो अब एक बहुत ही अहम सपोर्ट 1440 1440 हो गया है।
रिलायंस पर ये व्यू हो गया, डिस्क्लेमर प्लेट आपके स्क्रीन पर होगा और रिलायंस का जिक्र भी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, अच्छे मूव्स इसमें और डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा एक बार ट्रेंड भी रखिएगा स्क्रीन पर, और ट्रेंड लगातार चर्चा कर रहे हैं, रिजल्ट भी ठीक ठाक ही था इसका और आज भी एक अच्छा मूव, लेकिन निचले स्तर से रिकवरी भरोसा करे ना करे यही सवाल रहता है हमेशा। अरुण कुमार मंत्री जी, ट्रेंड पर व्यू क्या होगा आपका? 4214 के लेवल का काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया है, हालांकि 3000 के करीब करीब पहुंच चुका था, वहां से रिकवर होकर 4200 के आसपास है। अब यहाँ से तेजी बनेगी कि नहीं इस पर्टिकुलर काउंटर में? देखिए बिल्कुल, बेस तो काफी अच्छा बना है। 3700 के आसपास जो बेस बना था वो शिफ्ट होके अब 4050 के आसपास आ चुका है, तो डेफिनेटली एक अच्छा बेस फॉर्मेशन देखने को मिला और यहाँ से डेफिनेटली 4400 4450 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग पोजीशंस फिलहाल लेने की सलाह नहीं है, पर जिनके पास भी है उनको होल्ड करें। 4100 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा लें। 4450 4500 जो रिसेंट टॉप्स थे वहां तक के लेवल्स आ सकते हैं, तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस है होल्ड करने की सलाह रहेगी। 4100 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, चलिए ट्रेंड की बात होगी, अब एक काम करते हैं, वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरू बताइए कैसी रही? ब्रेथ अनुज अच्छी थी, हालांकि जो ये आईटी का डैमेज था और इसने थोड़ा सा अगर आप देखें ब्रेथ को कमज़ोर कर दिया। आईटी ने जो ब्रेथ सुबह शायद जितनी मजबूत थी उतना अगर आप देखें एज नहीं ले पाई और शॉर्ट जो थे वो थोड़ा सा कैपिटलाइज हो गए, बढ़ गए 78। हालांकि लॉन्ग्स थे 87, शॉर्ट कवरिंग 30 में थी, ये फिगर दोनों मिलके मजबूत रही, बट दैट शॉर्ट फैक्टर टुवर्ड्स आई थिंक सेकेंड हाफ बड़ा हो गया। स्टॉक्स लेके आइए एक करके। लॉन्ग्स कहाँ पे है? लोडेड विद लॉन्ग्स। ऑटो, आयशर मोटर्स ऑल टाइम हाई क्लोज, लॉरस का जिक्र मैंने 2 बजे किया था, मानस की कॉल में शामिल था, शानदार क्लोज अबव ऑल विंग एवरेजेस। अपोलो अर्निंग सपोर्ट, पीआई इंडस्ट्रीज, भारत फॉर्ज, इन 2 काउंटर्स में अच्छे खासे लॉन्ग क्रिएट हुए। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग के टॉप 4 स्टॉक्स, 5 स्टॉक्स, केन्सटेक सुपर मूव पिछले 5 दिन का। उसके बाद सुप्रीम इंडस्ट्रीज, वोडाफोन आइडिया, बॉश, पीबी फिनटेक 3% ऊपर, शॉर्ट कवरिंग का फेज यहाँ पे रहा। और जब आप शॉर्ट देखेंगे तो बीएचईएल और ये बैकफुट पे 6% नीचे, और प्रीमियर एनर्जी, स्टोर एंड पावर, स्विगी, एमसीएक्स। स्विगी और एमसीएक्स में जो थी ना वो कल की शार्पनेस थोड़ी सी ऑफलोड हुई, शॉर्ट बिल्डअप हुआ। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग में नुवामा वेल्थ, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, कल्याण, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, ये 2 काउंटर्स जहाँ पर आज थोड़ी सी पेन था। एक बार मैं फिर लेके आऊँगा पीआई इंडस्ट्रीज गेनर्स में, और टुवर्ड्स क्लोज बहुत अच्छी शेप लेता हुआ डेरिवेटिव गेनर्स की लिस्ट में 5वें पायदान पे है। एंड आई थिंक 13 नवंबर के बाद, 13 नवंबर के बाद पहली बार एक बड़े एवरेज को पार करके, मिड टर्म एवरेज को यानी 50 रेमा को पार करके क्लोज हो रहा है। चंदन, कुछ इम्प्रेस कर रहा है आपको ये सिर्फ रिवर्सल के दृष्टिकोण से? बिल्कुल, देखिए पीआई इंडस्ट्री की हम बात करें तो रिवर्सल के अर्ली साइन मिल रहे हैं और सबसे बड़ी बात है 50 डेमा इसमें एक बहुत बड़ा इंडिकेटर के तौर पे कामकाज कर रहा है और 50 डेमा को लगभग 63 डेज के बाद में इसने निगेट किया है। और सबसे बड़ी बात है कि वीकली चार्ट में आरएसआई बुलिश क्रॉसओवर दे रही है और डेली चार्ट में बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, तो अर्ली साइन मिल रहा है बॉटम आउट अप्रोच के। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी अटेम्प्ट करने की सलाह रहेगी। इमीडिएट बेसिस पे 3225 का सपोर्ट होगा, ऊपर में 3400 तक के लक्ष्य बाउंस बैक के हिसाब से बन रहे हैं। ओके, चलिए पीआई इंडस्ट्रीज एक बार एक चेक लेते हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में 3-4 दिन से मोमेंटम अच्छा बन रहा है। मानस जी, हमने डिस्कस किया ये स्टॉक पहले कई बार, लेकिन ये थोड़ा ये मोमेंटम वाला स्टॉक है, गिरता भी इसी तरीके से, चलता भी इसी तरीके से है। अब 1 महीने में 10% के मूव्स, कोई ट्रेड यहाँ पर? देखिए, ट्रेड अभी भी बनता है क्योंकि स्टॉक ने पिछले हफ्ते कंफर्मेशन दिया था हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का वीकली चार्ट पे, अपने 200 वीक और 20 वीक मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया था। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि नेक्स्ट मूव में 4080 तक के टारगेट स्टॉक दिखा सकता है, तो अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन पैटर्न बहुत पॉजिटिव है। 3750 3750 का स्टॉप लॉस लगा ले, 4080 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक पे। ओके, सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे फिलहाल ये व्यू हो गया। कुछ और काउंटर्स जहां पर अच्छे मूव्स के साथ क्लोजिंग होने की तैयारी हो रही है। पूरा ईएमएस स्पेस भी आज फोकस में था। हमने केन्सटेक की शुरुआत में ही बात की थी, शो की शुरुआत में। एक बार रखिएगा एम्बर स्क्रीन पर, ये भी शानदार रैली के साथ अब क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। 2.5% एम्बर। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी रखिए स्क्रीन पर, एक बार वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी 2.5% की तेज़ी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट
और एक बार रखिएगा डिक्सन भी स्क्रीन पर। डिक्सन क्या कर रहा है, एक बार डिक्सन भी रखिए स्क्रीन पर। यहाँ पे तेज़ी बन रही है कि नहीं, निचले स्तरों से यहाँ पर भी तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। चंदन जी, आपसे पूछना चाहूँगी मैं, एक बार एम्बर का देख लीजिए चार्ट आप, और जिस तरह से ईएमएस स्पेस में बाइंग है, तो क्या एम्बर पर कोई बेट लग सकती है? बिल्कुल, देखिए ईएमएस में देखें तो डिक्सन में काफी महीनों के वीकनेस के बाद बॉटम आउट देखने को मिले और अंबर में उससे ज्यादा स्पीड से रिकवरी हो रही है। 5500 से लेके 7700 तक का मूवमेंट पिछले लगभग 3 वीक में देखे जा चुके हैं और काफी शानदार रिकवरी हुई है। और 3-4 दिन पहले की हम बात करें तो काफी बड़े वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जिस हिसाब से प्राइस मोमेंटम है, लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिसके 8600 तक के लेवल है वहां तक के लिए काउंटर तैयार हो रहा है, बट ऑलरेडी काफी चल चुका है। नीचे के लेवल से हम 12 दिन में 5400-5500 से 77 तक की रैली देख चुके हो, इसलिए मोमेंटम थोड़ा और रहेगा, बट मूव अभी भी है। मेरा मानना है कि 7400 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ऊपर में 8000-8100 के इमीडिएट टारगेट के लिए। ओके, चलिए अब MSCI इंडेक्स में जो चेंजेस हुए हैं उनकी बात करते हैं। नूपुर से जानते हैं कौन से स्टॉक्स फोकस में हैं। नूपुर बताइए। बिल्कुल, 2 स्टॉक है जो MSCI इंडेक्स में शामिल हुए हैं और एक स्टॉक ऐसा है जो यहाँ से बाहर होते हुए नजर आया है। AB कैपिटल, L&T फाइनेंस, ये दोनों स्टॉक उम्मीद के मुताबिक MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स का पार्ट अब बनते हुए दिखे। कल देर रात जो अनाउंसमेंट आई है उसके बाद दोनों ही स्टॉक की जो है वो एंट्री MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में हो चुकी है। जो एडजस्टमेंट है वो 27 तारीख इस महीने की से जो है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे और इसके चलते AB कैपिटल में आप इन्फ्लोज देख पाएंगे। करीबन 2328 करोड़ का इन्फ्लो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। L&T फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 2155 करोड़ का इन्फ्लो देखने को मिल सकता है। इनके बदले जो बाहर जा रहा है स्टॉक वो है IRCTC, उस पर भी नज़र बनी हुई है। वहाँ पर भी करीबन 1500 करोड़ का जो है आउटफ्लो आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद थी कि इंडिया का जो वेटेज है MSCI में वो कम हो जाएगा, लेकिन वो वेटेज भी बरकरार रहा। 14.1% के आसपास का वेटेज है इंडिया का MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में, वो बरकरार है। पहले 164 स्टॉक हुआ करते थे, अब 165 स्टॉक यहाँ पर आपको दिखेंगे और ये जो 2 स्टॉक आए हैं और एक स्टॉक बाहर गया है उसके चलते वेटेज में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। MSCI स्मॉल कैप जो फंड है वहाँ पर भी काफ़ी सारे बदलाव हुए, उसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। वहाँ पे देखें तो प्रीमियर एनर्जी, NSDL, एमक्योर फार्मा जैसे स्टॉक्स है जिनको एंट्री मिल चुकी है इस बार। और बाहर जाने वाली लिस्ट में आपको L&T फाइनेंस ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड इंडेक्स का पार्ट हो चुका है, तो वो यहाँ से बाहर हो गया है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, केना कंस्ट्रक्शन जैसे कुछ स्टॉक्स है वो भी बाहर होते हुए दिखे। तो 2 नए स्टॉक अंदर आ चुके हैं और IRCTC की यहाँ से हो चुकी है एग्जिट। IRCTC के लिए दुख भरी खबर, यहाँ पे कट गया है एग्जिट का टिकट। ऊपर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। IRCTC का एक बार टेक चेक लेते हैं। IRCTC आज सुबह से अगर आप देखें तो बैकफुट पे ट्रेड करता हुआ 628 पर, और तमाम वो स्टॉक्स, हालांकि हम इसका बहुत हद तक आकलन कर भी चुके हैं, बट IRCTC 628 पे। टुवर्ड्स क्लोज शेप क्या है इंडेक्स की, वहीं पर जब मैंने अनुज से रणनीति पूछी थी यही प्राइस था 951 का, अभी भी वही काम है, कोई अंतर नहीं है। बट इट्स निफ्टी IT जिसने अपनी ट्रैजेक्टरी को और 125 पॉइंट के फ्रैक्शन से बदल दिया। और मैं देख रहा हूँ टुवर्ड्स क्लोज क्या शॉर्टिंग है जनाब, गजब की शॉर्टिंग है। सिर्फ बात करते करते वहाँ से हम लगभग आप समझ लीजिएगा कि 100 पॉइंट और खिसक गए निफ्टी IT पे। अनुज, तो एक बिगेस्ट रिस्क अगर हमारे लिए कोई है तो वो है निफ्टी IT। अनुज, और मैं बताऊँ हम 200 वेमा पे निफ्टी IT पे, सीरियसली। वीरू, एक चीज़ बताऊँ मैं, प्राइस डैमेज ऑलमोस्ट कोविड लेवल पे आ चुके हैं ये IT में। ऑब्वियसली वो 6 साल की अर्निंग्स आपको एडजस्ट करनी होंगी उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो। और सच बताऊँ तो ये एकदम ही मेक और ब्रेक है, और ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक निफ्टी IT के लिए एक सर्वाइवल का एक मामला है। तो मैं आई थिंक 1 हफ्ते पहले ही बात कर रहा था ना कि या तो फिर ये लोग डिफाई करेंगे इस चीज़ को और यहाँ से बड़ी रैली आएगी, या फिर ये एक एंड ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंडस्ट्री एज वी नो इट वो होगा। इस तरीके का प्राइस डैमेज ना वीरू नॉर्मल नहीं है, और ये तो अब बेयर मार्केट भी नहीं है। अब तो हम वापस एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में इस तरीके के मूव्स आने का क्या मतलब है? तो दिक्कत है यहाँ पर, विदाउट अ डाउट दिक्कत है यहाँ पर। और मानस, मैं आपसे एक स्टॉक रखूंगा और वो रखूंगा, आप जरा देखिएगा L&T ओरेकल फाइनेंशियल्स का लो देखिए। एक 14 जून का लो है ना, जून का लो, उसके बाद एक लो था 17 अप्रैल 2025 का लो। बट इस बार फाइनली वो 2 लो गए। इस बार फाइनली आपका 200 वे में जा रहा है। ये जा कहाँ रहा है स्टॉक?
देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि 7,000 के आसपास है। देखिए 200 वीक मूविंग एवरेज करीब-करीब 7100 है, लेकिन मेरे लिए 7,000 का आंकड़ा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर आप मंथली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 7,000 का आंकड़ा ब्रेक हो गया, तब तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने को मिलेगी। इसलिए आपके पास पोजीशन है तो 7,000 का स्टॉप लॉस आपको ज़रूर से लगाना है। इस गिरावट पे खरीदारी ना करें, खरीदारी करने के लिए ब्रेकआउट का इंतज़ार करें। जब 7600 के ऊपर निकले तो ही खरीदारी करें। ओके, इस गिरावट में खरीदने की सलाह नहीं है फिलहाल, काफ़ी वीक नज़र आ रहा है और आईक्ल फाइनेंशियल पूरा आईटी स्पेस दिक्कत में फिलहाल। लेकिन इनफैक्ट कुछ काउंटर्स जहां पर ठीक ठाक, एक तो ऑटो स्पेस आज पूरा फोकस लेके गया, हेल्थ केयर स्पेस में अच्छी बाइंग थी, आईटी एज ए स्पेस बस एक दिक्कत का सबब बना हुआ था। लेकिन एक बार रखिएगा स्क्रीन पर जहां आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन एक बार रखिएगा आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट थोड़ी सी रिकवरी निचले स्रोत से देखने को मिल रही है, लेकिन एचडीएफसी बैंक में वो भी नहीं है, छोड़ते हैं इसको। इसके अलावा अगर आप देखें एफएमसीजी पैक जो अच्छा कर रहा था उसने बढ़त इंट्राडे में अपनी गवाई है। सर एफएमसीजी पैक लगातार हम चर्चा कर रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर पे और अभी एक्सपर्ट से बात भी हो रही थी, क्या कंज्यूमर का टेस्ट अब बदल चुका है, न्यू चीज़ें जो वो कह रहे थे ट्राई कर रहे हैं, क्या वो एक बड़ा इम्पैक्ट सच में एफएमसीजी पैक पर नजर आता है? नहीं श्रेया, देखिए एफएमसीजी तब चल रहा था जब बाकी मार्केट नहीं चल रही थी, तो ये रिस्क ऑफ और क्लासिकल रिस्क ऑन भी होता है इसमें, तो उसका भी एक थोड़ा सा इम्पैक्ट है। इसका एक थोड़ा वाला चार्ट रखिए ना जिसमें दिखाई दे कि एक हफ्ते का, एक महीने का मूव जो है उससे थोड़ा सा क्लियर होगा। ये 3 महीने का मूव है, लेकिन अगर आप पिछले स्पेसिफिकली वो चार्ट दीजिए मुझे जिसमें वो एक हफ्ता, 1-2 हफ्ते का मूव एक साथ आ जाता है, उससे पिक्चर थोड़ा सा क्लियर हो जाती है कि पोजीशनिंग कैसी है वहाँ पर। तो हाँ, तो अब देखिए पिछले 7 दिनों में चला ही अच्छा खासा है ना, तो 3% के करीब चला था जब मार्केट नहीं चल रही थी, तो थोड़ा सा मार्केट रिस्क ऑन है। तो मार्केट इस समय आई थिंक ऑटोज़ को चेस कर रहा है मार्केट। आई थिंक सबसे ज़्यादा इस समय अगर 2 स्पेसेस से मार्केट चेस कर रहा है, 3 स्पेसेस, ऑटोज़, पीएसयू बैंक्स और कैपिटल मार्केट। आई थिंक थोड़ा सा एफएमसीजी से ध्यान हटा है। वैसे टेस्ट बेस तो कुछ नहीं बदलता है, एफएमसीजी में इस तरीके के मूव्स आते रहते हैं, लेकिन वापस आ जाएगा। लेकिन अभी मार्केट का ध्यान कहीं और है। सेक्टर स्पेसिफिक रोटेशन होते रहते हैं मार्केट में और वैसे ही फिलहाल मूवमेंट। एक आखिरी चार्ट चेक एफएमसीजी पैक का जिक्र किया ही मैंने, लेकिन ब्रिटानिया ने आज रिजल्ट ठीक ठाक थे, लेकिन ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश नजर आते हैं। 19-20% का टारगेट दिया ब्रिटानिया पर, थोड़ा सा अपने हायर से फिसला, लेकिन फिर भी अच्छी तेजी के साथ अब बंद होने की तैयारी। आखिरी चार्ट चेक मेरी तरफ से आशीष ख्याल जी, फटाफट से ब्रिटानिया देख लीजिए स्क्रीन पर, और क्या लगता है इसको कैरी किया जा सकता है या फिर थोड़ा वेट करें? नहीं, बिल्कुल कैरी किया जा सकता है। ब्रिटानिया मेरे रडार पर ऑलरेडी था और यहाँ पर स्टॉक में ऊपर में जो मूव है करीबन 6,600 तक के देखे जा सकते हैं। गैप सस्टेन कर रहा है, बहुत समय के बाद मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस 5860 का लगाना होगा। चलिए ब्रिटानिया के साथ, और इस शायद हम अंतिम चरण में आ चुके हैं कार्यक्रम के, और मैं एक बार डाबर और देख लेता हूँ बस। जब ने डाबर ये ब्रिटानिया का जिक्र कर ही दिया तो टुवर्ड्स क्लोज एचयूएल के नंबर से पहले पूरा एफएमसीजी क्या कर रहा है? यस, डाबर 522 पे, याद रखिएगा डाबर भी आप सभी ट्रेडर्स को एक टोस पे खड़ा करके जा रहा है टुवर्ड्स डे हाई, और ऑलमोस्ट ये मेरे ख्याल से जो अक्टूबर से लेकर अब तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है उसको हिट करता हुआ। चलते हैं अनुज के पास इस क्लोजिंग को देखने के लिए। अनुज, ओवर टू यू। शुक्रिया वीरू, और बिल्कुल मार्केट की क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। और निफ्टी एकदम फ्लैट बंद हुआ 10 पॉइंट ऊपर, लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छे मूव्स आए। खासतौर से अगर आप आज के लो से देखेंगे तो 300 पॉइंट की रिकवरी आई यहाँ पर, लेकिन आज का एक्सीडेंट फिर से निफ्टी आईटी 2% नीचे, बड़ी डिक्लाइन यहाँ पर निफ्टी आईटी में। मिड कैप इंडेक्स यहाँ पर गिरावट थी, स्मॉल कैप इंडेक्स ये एकदम फ्लैट था। स्मॉल कैप इंडेक्स एडवांस डिक्लाइन देखिए, 1350 बढ़ने वाले शेयर थे, करीब 1600 गिरने वाले शेयर रहे आज। अब लेकर आइए जरा एक बार आज के सेक्टोरल गेनर्स, क्योंकि निफ्टी ग्रीन में था। निफ्टी ऑटो आज का क्लियर कट विनर, करीब 1.25% ऊपर। पीएसयू बैंक्स 1%, निफ्टी फार्मा ये भी करीब 1% ऊपर था। रियल एस्टेट 0.5% ऊपर, ऑयल एंड गैस 0.5%, और निफ्टी मेटल्स ये भी करीब 0.5% ऊपर था। तो अब आते हैं लूजर्स पर। आईटी ये करीब 2% नीचे। कैपिटल मार्केट इंडेक्स, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स इंडेक्स और एनर्जी यहाँ पर हल्की सी गिरावट थी। निफ्टी गेनर्स में आज का टॉप गेनर आयशर मोटर्स, क्लियरली आज का हीरो ऑफ द डे, 6% ऊपर। अपोलो हॉस्पिटल्स, मैक्स हेल्थ केयर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3% की रैली एक बार फिर से।
मारुति सुजुकी में करीब करीब 0.25% की रैली रही। तो आप देख सकते हैं क्लियरली 6 में से 3 ऑटो स्टॉक्स थे। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ये भी करीब करीब 1.25% आज की ट्रेड में ऊपर था। आप लूजर्स में देखिए एक बार फिर से आपको IT नाम दिखाई देंगे। TCS 2.5% नीचे, इन्फोसिस 0.2% नीचे और HCL टेक 1.5% नीचे। इसके अलावा ITC में गिरावट थी 1% की, कोल इंडिया में गिरावट थी अर्निंग से पहले, और ग्रासिम नंबर्स के बाद एक्चुअली इसमें थोड़ी सी गिरावट थी। बिल्कुल दायरे में रही आज निफ्टी की पारी अनुज, पर खूब रही आज बुलेट की सवारी, है ना। आयशर मोटर्स 6.5% ऊपर, क्या शानदार मूव दिया इस स्टॉक ने। और SBI ऑल टाइम हाई पर, भले ही इंडेक्स एक दायरे में हो लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक शानदार मूव थे। इन्हीं नंबर्स के साथ, इन्हीं इसी क्लोज के नंबर्स के साथ अब एक काम करते हैं, इस कार्यक्रम को ही विराम देते हैं। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी गुरुवार के दिन मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में इसी पैनल के साथ। नमस्कार।